चेतावनी, केवल वयस्कों के लिए। सावधान, इस वीडियो में 18 जोड़ वयस्क विषय, कड़क भाषा और जटिल कहानियां शामिल हैं, जो विशेष रूप से केवल परिपक्व दर्शकों के लिए है। ये सामग्री केवल शैक्षिकी और मनोरंजन के उद्देश्य से एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं या साहित्यिक विश्लेषण का हिस्सा है। दर्शक इसे अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर देखें। यदि आपकी आयु कानूनी सीमा से कम है या आप ऐसे विषयों के प्रति संवेदनशील हैं, तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़ दें। अध्याय 41, वरिष्ठ सेवानिवृत्त कैडरों, झांक गुइलिन से मिले। अनुवादक 54,96,9339। यह आंटी बिना शर्मिंदगी के इसे कैसे स्वीकार कर सकती है? इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? जब तक तुम्हें मेरे कपड़े गंदे होने पर कोई आपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं। लिन मो ने मुस्कुराते हुए झांक गुइलिन को उसका कोट उतारने में मदद की, फिर अपना कोट उसकी पीठ पर लपेट दिया। आंटी, क्या आपको चेकअप के लिए अस्पताल जाने की जरूरत है? क्या आप कहीं भी असहज महसूस कर रही हैं? बुजुर्ग लोगों को फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। अस्पताल पर नजर डालना ज्यादा सुरक्षित होगा, या शायद आपको अपने बच्चों को बुला लेना चाहिए। झांक गुइलिन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, इतना हंगामा करने का कोई कारण नहीं है। मैं अपने शरीर को जानता हूँ। इसके अलावा मैं चिकित्सा के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। इसमें फ्रैक्चर होने की संभावना नहीं है, बस मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, शायद मोच आ गई है। मेरा बच्चा आमतौर पर बहुत व्यस्त रहता है। तो नवयुवक, क्या आप मुझे घर ले जाने का कष्ट कर सकते हैं? यह ज्यादा दूर नहीं है, बस आगे रिहायशी इलाके में है। चिंता मत करो, आंटी एक पार्टी सदस्य हैं, वह तुम्हें धोखा नहीं देंगी। लिन मो का उद्देश्य आज झांक गुइलिन से संपर्क करना था। संपर्क जितना गहरा होगा, जानकारी प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, इसलिए वह निश्चित रूप से उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। हालांकि उसे उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकती है, वह इसे एक प्रयोग के रूप में मान सकता है और सिस्टम पर गहन शोध कर सकता है। और आखिरकार यह केवल एक बुजुर्ग व्यक्ति को घर ले जाने के बारे में था, कोई बड़ी बात नहीं। इसे केवल अच्छे कर्मों का संचय समझे। जरूर, कोई बात नहीं, एक क्षण रुकिए, मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लाऊंगा। लिन मो ने बहुत दूर से अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चलाई और चिंता से पूछा, ओह ठीक है आंटी, क्या आप अभी भी इस बाइक को चला सकती हैं? यदि नहीं, तो मैं आपको ले जाने के लिए टैक्सी बुला सकता हूँ। मैंने कुछ देर आराम किया है, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बस मेरे पैर में अभी भी थोड़ा दर्द है, लेकिन सवारी करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे आगे बढ़ने के लिए बस आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है, अपना समय लो। लिन मो ने सिर हिलाया, झांक गुइलिन के पास गया और सावधानी पूर्वक उसकी मदद की। सच कहूं तो लिन मो को भी एक घटना का डर था। यदि वह ठगा गया तो यह वास्तव में परेशानी भरा होगा। यदि उसे जानकारी नहीं मिली और वह हार भी गया तो यह सबसे बुरा होगा। हालांकि कुछ कदम आगे चलने की कोशिश करने के बाद बुढ़िया को वास्तव में कोई खास समस्या नहीं हुई, इसलिए लिन मो आश्वस्त हो गई। धीमे रहो, हम अब चलेंगे, मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगा। इलेक्ट्रिक बाइक धीरे धीरे गैर मोटर चालित लेन पर चली गई। युवक, आज मैं वास्तव में आपका ऋणी हूँ। आजकल आप जैसे अच्छे लोगों का मिलना मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, वास्तव में वहाँ बहुत सारे लोग हैं। बात सिर्फ इतनी है कि युवा ठगे जाने से चिंतित हैं और अच्छे काम करने से झिझकते हैं, बस इतना ही। क्या तुम्हें डर नहीं है कि बुढ़िया मैं तुम्हें ठग लूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कह सकता हूँ कि आपका चेहरा दयालु है। जब आप जवान थी तो आप सचमुच एक सुंदर महिला रही होंगी। इसके अलावा ये स्पष्ट है कि आप सुसंस्कृत और सुशिक्षित हैं, कुछ भ्रमित बुरी महिलाओं की तरह नहीं। प्लस तुम काफी आकर्षक हो। युवक, अब क्या शेष है? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस स्थान पर आप गिरे थे उसके चारों ओर कई कैमरे हैं, इसलिए यदि आपने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो भी मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। हाँ, तुम चालाक हो जवान आदमी। मैंने ऐसा होते नहीं देखा, लेकिन ऐसा होना सही है। आपको सौहार्दपूर्ण हृदय रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही अपने मन की शांति भी सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा इसका फायदा उठाया जाना आसान है। आंटी, आगे रिहायशी इलाका है क्या? हाँ, ये यहाँ है। बस अंदर जाओ और सीधे चलते रहो। ये बिल्डिंग 12 यूनिट 2 है। इलेक्ट्रिक बाइक इमारत के प्रवेश द्वार पर रुकी। लिन मो इस क्षेत्र से बहुत परिचित थे, वह अक्सर काम के सिलसिले में यहाँ आता था। लेकिन एक बात वह समझ नहीं सका, क्या एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी इस तरह के पुराने पड़ोस में रह रहा होगा? क्या उसे एक बड़े विला में नहीं रहना चाहिए, या कम से कम एक उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्र? ये बिल्कुल नहीं दिखा। हालांकि लिन मो ने आंतरिक रूप से ऐसा सोचा था, उन्होंने निश्चित रूप से इसे नहीं दिखाया और बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। बाइक पार्क करने के बाद उसने कहा, आंटी, मैं आपकी मदद कर दूं। आप किस मंजिल पर रहती हैं? झांक गुइलिन लिन मो द्वारा समर्थित इलेक्ट्रिक बाइक से उतरे और ऊपर की ओर इशारा किया। मैं 3वीं मंजिल पर रहता हूँ। मुझे ऊपर भेजने के लिए आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। कोई समस्या नहीं। जब वे कदम दर कदम सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो लिन मो ने झांक गुइलिन का समर्थन किया। बुजुर्ग महिला को पहले से ही चलने में परेशानी हो रही थी और पैर में मोच आने के कारण वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी।
आंटी, क्या आप निश्चित हैं कि आपको इसे देखने के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये छोटी सी चोट क्या है? जब मैं ग्रामीण इलाकों में गया था तो मैंने कौन सी कठिनाइयां नहीं झेली थी, मैंने कौन सी पीड़ा नहीं झेली थी। आपको पहले भी ग्रामीण इलाकों में भेजा गया है। बेशक उस समय मैं केवल 16 साल का था और इतने सारे साल इतनी जल्दी बीत गए। जीवन अब बहुत बेहतर है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप बिल्कुल भी बूढ़े नहीं लगते। नौजवान, तुम्हारी जुबान मीठी है। आप जीविका के लिए क्या करते हैं? मैं ज्यादातर लोगों को इमारतों पर सामान ले जाने, सामान चढ़ाने और उतारने जैसे श्रमसाध्य काम करने में मदद करता हूँ। ओह, ये थका देने वाला होगा, है ना? ये ठीक है, परिवार का भरण पोषण करना है। जब मैं हर दिन घर जाता हूँ और अपनी पत्नी और बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अब थकान महसूस नहीं होती है। अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होना अच्छी बात है, लेकिन आप हमेशा शारीरिक श्रम नहीं कर सकते। क्या आपने कुछ और करने के बारे में नहीं सोचा है? और आपके साथ ईमानदार होने के लिए आंटी, मैं सिर्फ तीसरी श्रेणी का विश्वविद्यालय स्नातक हूँ। मेरे पास वास्तव में कोई प्रभावशाली कौशल नहीं है और मुझे बेहतर नौकरी नहीं मिल सकती है, इसलिए मुझे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए भार ढोने से होने वाली आय पर निर्भर रहना पड़ता है। बातचीत करते करते वे पहले ही तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। प्रवेश द्वार पर हाउस ऑफ ग्लोरी और शहीद ग्रह की पीतल की पट्टियां चमकदार रोशनी से चमक रही थी। झांग गुइलिन ने अपनी चाबियां निकाली, दरवाजा खोला और आमंत्रित किया, युवक अंदर आओ और एक गिलास पानी लो। मैं थोड़ा प्यासा हूँ, इसलिए मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। लिन मो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके और मेरे बीच अच्छा तालमेल है और मैंने लंबे समय से किसी के साथ अच्छी बातचीत नहीं की है। जब से मेरे साथी का निधन हुआ है, मैं हर दिन अकेले रह रहा हूँ। झांग गुइलिन ने खुशी से घर में प्रवेश किया। घर बड़ा नहीं था और सजावट बहुत साधारण थी, पूरी तरह से 60 और 70 के दशक की शैली में, लेकिन ये बहुत साफ सुथरा था। आप बैठिए, मैं जाकर अपने कपड़े बदल लेता हूँ। झांग गुइलिन बेडरूम में चला गया और लिन मो लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया और धब्बेदार दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरों को देख रहा था। तस्वीरों में दिख रही महिला सैन्य वर्दी पहने हुए थी, बहादुर और उत्साही लग रही थी और झांग गुइलिन से काफी मिलती जुलती थी। सबसे हालिया पारिवारिक फोटो में झांग गुइलिन अपने 30 या 40वें वर्ष के एक व्यक्ति के बगल में खड़ा था, जो सफेद पुलिस शर्ट पहने हुए था, मजबूत और सीधा दिख रहा था। वह उसका बेटा होगा। लिन मो को पुलिस रैंक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वह ये नहीं बता सके कि फोटो में दिख रहा व्यक्ति किस पद पर है, लेकिन उसे लगा कि यह कोई बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी होगा। बहुत पहले झांग गुइलिन नए कपड़े पहने हुए और हाथ में काले रंग की ऊन से सजी जैकेट पकड़े हुए बेडरूम से बाहर आए। नौजवान, तुम्हारे कपड़े मेरी वजह से गंदे हो गए हैं, मैं उन्हें साफ करके तुम्हें वापस दे दूंगा। ये जैकेट मेरे बेटे का है, ये तुम दोनों पर अच्छी तरह से फिट होना चाहिए, इसलिए तुम इसे अभी पहन लो। लिन मो ने बार बार अपने हाथ लहराए। आंटी, ऐसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरे कपड़े वापस दे दो और जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं उन्हें धोकर साफ कर दूंगा। अगर यह गंदा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बुढ़िया बस विनम्र हो रही है। इसके अलावा जब वह अपना सामान धोने का काम करता था तो वह इससे भी अधिक गंदा हो जाता था, इसलिए इससे उसे वास्तव में कोई परेशानी नहीं होती थी। बच्चे, जब मैं तुमसे कहूँ तो इसे ले लेना, इस बूढ़ी औरत को चिंतित मत करो। झांग गुइलिन ने जैकेट को लिन मो पर मजबूती से डाल दिया और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, ये काफी अच्छी तरह से फिट बैठता है। मुझे अपना फोन नंबर छोड़ दो और एक बार कपड़े साफ हो जाने पर मैं अपने बेटे को उन्हें तुम्हारे पास लाने के लिए कहूंगा। लिन मो ने फिर से मना कर दिया। आंटी, वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। झांग गुइलिन एक मजबूत इरादों वाला चरित्र था, जो अधिकारपूर्ण तरीके से बोलता था, मैं यह नहीं कह सकता कि तुम मुझ पर एक एहसान करो और फिर गंदे कपड़े पहनकर घर जाओ, है ना? अगर पड़ोसियों को पता चल गया तो वे मेरी पीठ पीछे बातें करेंगे। अध्याय 42, चमकदार लाल बेर फूलदान। अनुवादक 54,96,90,339। लिन मो को लगा कि झांग गुइलिन उन पुराने क्रांतिकारी सैनिकों जैसा दिखता है। क्लासिक फिल्में और टीवी नाटक। हालांकि उसके शब्द दृढ़ थे, फिर भी उससे बेवजह उससे गर्मजोशी महसूस हुई। कोई अन्य विकल्प न होने पर लिन मो ने और देरी नहीं की और मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। ठीक है आंटी झांग, आपका फोन नंबर क्या है? मैं आपको कॉल करूंगा। झांग गुइलिन ने उसे संख्याओं की एक श्रृंखला दी। मेरा नाम झांग गुइलिन है, बस मुझे आंटी झांग कहो। तुम्हारा नाम क्या है, युवक? लिन मो ने नंबर डायल किया और उसके फोन की घंटी बजने के बाद उसने कहा, आंटी झांग, यह मेरा नंबर है। मेरा नाम लिन मो है, आप मुझे लिन या मो कह सकते हैं। नंबर सेव करने के बाद उन्होंने कुछ देर यूं ही बातें की। यह तो कहना ही होगा, इस तरह के उच्च गुणवत्ता वाले सेवानिवृत्त कैडर को सुनना वास्तव में एक खुशी थी। यह इतना ताजगी देने वाला नहीं था क्योंकि यह उसके जीवन के लिए एक उत्साहवर्धक अनुभव था, बहुत आरामदायक। लिन मो ने उस समय देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आंटी झांग, देर हो रही है, मैं वास्तव में आपके साथ बातचीत नहीं कर सकता।
मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है और जल्दबाजी करनी होगी। जब मुझे मौका मिलेगा मैं विशेष रूप से आपसे मिलने आऊंगा। झांग गुइलिन ने सिर हिलाया। आप युवा लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहना अच्छा है। इस बुरी औरत से बार बार मिलना याद रखना। कोई बात नहीं, कृपया मुझे बाहर मत देखना। जाकर आराम करो। अलविदा कहने के बाद लिन मो लिविंग रूम से बाहर निकल गए और नीचे की ओर चले गए। उसे ये नीलामी में भाग लेना पड़ा। वहाँ 300,000 मूल्य की एक प्राचीन वस्तु थी जिसे उसे रोकना था। यदि वह बाद में होता तो बहुत देर हो चुकी होती। भले ही उसके पास पहले से ही 10 लाख से अधिक की बचत हो, वह निश्चित रूप से पैसा कमाने का यह मौका नहीं छोड़ेगा। कौन कभी सोचेगा कि उनके पास बहुत अधिक पैसा है। लिन मो ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि झांग गुइलिन खिड़की के पास खड़ा था, चुपचाप उसे पड़ोस से निकलते हुए देख रहा था जब तक कि वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। वह एक अच्छा बच्चा है, बिल्कुल झिंग जैसा जब वह छोटा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या फैंग के पास अभी भी कोई उपयुक्त पद उपलब्ध है। मैं आज रात को फोन करके पूछूंगा। यदि यह उपयुक्त है तो मैं उसका परिचय कराऊंगा। ये निश्चित रूप से इमारतों पर सामान ढोने से बेहतर है। झांग गुइलिन के पड़ोस को छोड़ने के बाद लिन मो यी नीलामी के प्रवेश द्वार पर बिना रुके तेजी से पहुंचे। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता गया, उनकी इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी लाइफ कम होती गई। उल्लेखनीय रूप से बैटरी बदलने का समय आ गया है और अगर मैं इधर उधर भागता रहा तो मुझे अपनी बैटरी की आवश्यकता होगी। कार हमेशा सड़क पर फंसे रहना अच्छा विचार नहीं है। लिन मो को अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को तुरंत चार्ज करने के लिए एक जगह मिल गई। 10 मिनट की चार्जिंग के लिए 1 युआन। उसने पूरे 1 घंटे के लिए चार्ज करने की योजना बनाते हुए 6 युआन डाले। मुझे अभी भी बाद में मिंगयुआन झील जाना है। मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रिक बाइक मेरे घर पहुंचने तक चलेगी या नहीं। कोई बात नहीं, अब प्राचीन वस्तुओं का विक्रेता आने वाला है। चलो की को देखते हैं, उससे टकरा सकते हैं। अगर मैं उनसे मिल सका तो मैं पहले ये पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। लिन मो यही नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर समय की जांच कर रहे थे। यह सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। उसके आसपास ज्यादा लोग नहीं आ जा रहे थे और यह स्पष्ट नहीं था प्राचीन वस्तुएं बेचने वाला कौन हो सकता है। लिन मो को केवल इतना पता था कि विक्रेता का नाम वांग एर्बो है, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह कैसा दिखता था या कितना लंबा था। वह समझने के लिए केवल अपनी आंखों पर ही भरोसा कर सकता था। ठीक 9 बजे लिन मो ने देखा कि कुछ लोग कुछ ही दूरी पर एक स्टॉप पर बस से उतरे। उनमें से लगभग 50 साल का एक आदमी साधारण कपड़े पहने था, एक काले बैग को कसकर पकड़ रखा था और घबराया हुआ लग रहा था। कोई बच नहीं सकता, ये वही होगा। लिन मो यही नीलामी के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने पहले खरीदी गई एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और दरवाजे के पास लापरवाही से धूम्रपान करने का नाटक किया। वह आदमी तेजी से आगे बढ़ा और लिन मो को देखते ही उसने इधर उधर देखा और कम बोलने वाली मंदारिन में पूछा, भाई क्या ये नीलामी घर है? लिन मो इस बारे में सोच रहा था कि उस आदमी के साथ बातचीत कैसे शुरू की जाए जब उसने बोलने की पहल की। उसने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ ये सही है, यही वह जगह है। आप क्या करना चाहते हैं? वांग एर्बो ने तुरंत यह नहीं बताया कि वह वहाँ किस लिए आया था, बल्कि उसने जवाब दिया, मैंने सुना है कि वे यहाँ पुरानी चीजें खरीदते हैं, क्या वे उचित मूल्य देते हैं? लिन मो ने एक सिगरेट निकाली और उसे देते हुए जवाब दिया, वे खरीदते हैं, लेकिन वे ऊंची कीमत की पेशकश नहीं करते हैं। मैं प्राचीन वस्तुओं का भी कारोबार करता हूँ। आप क्या बेचना चाह रहे हैं? मैं आपकी तलाश कर सकता हूँ। वह महान होगा। वांग एर्बो ने सिगरेट ली, उसे बिना पिए अपने कान पर रखा और सावधानी से लेने से पहले घबराकर इधर उधर देखा। उसके बैग से कुछ निकला। क्या आप मुझे ये देखने में मदद कर सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी है? उन्होंने जो निकाला वह सिस्टम इंटेलिजेंस में वर्णित ग्लेज्ड रेड प्लम फूलदान था, जिसमें एक उथला पैर और रेत कतल, एक घंटी के आकार का आवरण, नाजुक ग्लेज गुणवत्ता, आदर्श लाल ग्लेज रंग से कम, भट्टी काले रंग में परिवर्तित और पैटर्न के साथ सेटों से सजाया गया था। बहुत सुंदर। पहली नजर में ये बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। यदि यह सिस्टम के मूल्यांकन के लिए नहीं होता तो लिन मो ने निश्चित रूप से सोचा होता। पहली नजर में आइटम बिल्कुल नया था। चमकता हुआ लाल बेर फूलदान हो। लिन मो ने झुककर टुकड़े की सावधानी पूर्वक जांच की और कहा, यह बहुत अच्छी स्थिति में है, बस अफसोस की बात है कि यहाँ का एक टुकड़ा उखड़ गया है, ये थोड़ा क्षतिग्रस्त है। बहुत अफसोस की बात है, वास्तव में अफसोस है। आने से पहले वांग एर्बो ने वास्तव में अपने पास मौजूद फूलदान को ऑनलाइन खोजा था और लिन मो को ग्लेज्ड रेड प्लम फूलदान कहते हुए सुनकर उन्होंने तुरंत लिन मो की विशेषज्ञता के स्तर को पहचान लिया। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे फूलदान की कीमत कितनी है? पहले अपना फूलदान हटाओ। लिन मो जल्दी में नहीं थे और उन्होंने ये कहने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक कि दूसरे व्यक्ति ने इसे वापस अपने बैग में पैक नहीं कर लिया। टुकड़ा अच्छा है, लेकिन ये बहुत पुराना नहीं है, संभवतः किंग काल के अंत की वस्तु है और यह क्षतिग्रस्त भी है। यदि आप इसे बेचने के इच्छुक हैं तो मैं आपको कलश लगभग 50,000 की पेशकश कर सकता हूँ। लिन मो को पता था कि वांग एर्बो की अपेक्षित कीमत 100,000 थी, लेकिन एक पुरानी कहावत के रूप में
जाता है। खुरदुरी और बढ़िया विनोइंग टोकरियां, दुनिया में कौन लाभ कमाना नहीं चाहता। यदि वह इसे 50,000 में प्राप्त कर सकता है तो वह अतिरिक्त 50,000 लाभ कमा सकता है, तो क्यों नहीं। इसके अलावा 50,000 की पेशकश से शुरुआत करके बातचीत की गुंजाइश थी। यदि उसने ये कहकर शुरुआत की होती कि वह इसे 100,000 में ले सकता है, तो कौन जानता है दूसरी पार्टी ने कीमत और भी अधिक बढ़ा दी होती। एक बार जब कीमत एकदम से बढ़ जाती है तो यह एक समस्या बन जाती है। 50,000, ये कीमत सुनकर वांग येरबो झिझकते हुए दिखे और अपना हाथ लहराते हुए कहा, भाई ये बहुत कम है। मैंने इसे ऑनलाइन देखा है, ये फूलदान कम से कम 150,000 में बिक सकता है। मैं इसे आपकी कीमत पर नहीं बेच सकता। 150,000 सही है। लिन मो ने पहले उसे स्थिर करने के लिए अपनी बात की पुष्टि की, फिर जारी रखा, लेकिन यह एक पूर्ण टुकड़े के लिए है। आपके पास एक चिप गायब है, और भले ही यह छोटा है, आपको ये सिद्धांत भी पता होना चाहिए कि प्राचीन वस्तुएं क्षति के लिए अति संवेदनशील होती है ना। इसके अलावा मैं आपका फूलदान खरीदने के लिए बेताब नहीं हूँ। संयोगवश मुझे यह मिल गया। इससे क्या ख्याल है, आप एक कीमत बताएं, और यदि यह उचित है तो मैं इसे ले लूंगा। वांग येरबो एक बार फिर सोच में पड़ गए और एक पल के लिए संघर्ष करते हुए बोले, 120,000 और मुझे तुरंत पैसा चाहिए। यदि आप भुगतान कर सकते हैं तो मैं बेच दूंगा, अन्यथा इसे भूल जाओ, मैं नीलामी घर की कोशिश करने जा रहा हूँ। हम आवाज के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह तुरंत बेचने के लिए उत्सुक व्यक्ति है। अध्याय 43 विश्वासघात के बिना कोई व्यापार नहीं होता, विश्वासघाती व्यापारी नहीं बनना चाहिए। अनुवादक 54,96,90,339। ये सुनकर लिन मो को आश्वासन मिला और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई भी एक अंदरूनी सूत्र की तरह लगते हैं। आपकी कीमत बहुत सटीक है, इसलिए मैं आपके साथ अब और मोलभाव नहीं करूंगा। 120,000 थोड़ा अधिक है, जब मैं इसे दोबारा बेचूंगा तो मुझे पैसे का नुकसान हो सकता है। इसके बारे में क्या ख्याल है, आप एक कदम पीछे हटे, 110,000 और मैं अभी वेचेट, एलपे या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि यह काम नहीं करेगा, तो आप फूलदान के साथ वहां जा सकते हैं और पूछ सकते हैं। वे संभवतः आपको अधिकतम 80 से 90,000, शायद 100,000 तक की पेशकश करेंगे। लेकिन मुझे आपको पहले से बताना होगा, यह एक नीलामी घर है, और यदि आप पैसे अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वे आइटम बेच न दे। नीलामी में कमीशन शुल्क भी शामिल है और इससे काफी देरी हो सकती है। नीलामी घर ने भी प्राचीन वस्तुएं स्वीकार की, लेकिन प्राचीन वस्तुओं को काटने और उनसे पैसे कमाने के लिए लिन मो ने स्वाभाविक रूप से थोड़ा झूठ बोला। खत्म करने के बाद उसने अपने बगल में वांग येरबो की ओर नहीं देखा और लापरवाही से सिगरेट पीना जारी रखा। पहली बार एंटीक स्टॉल पर ट्यूब सिक्के खरीदने की तुलना में लिन मो के व्यवहार में काफी सुधार हुआ था और वह बहुत अनुभवी लग रहा था। यहाँ तक कि उन्हें लगा कि वर्तमान में वे घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट उपन्यास के सबसे चतुर व्यवसाय दार्जिनिया से मिलते जुलते हैं। बिना कमाए धन के कोई आदमी अमीर नहीं बन सकता और रात के चारे के बिना कोई घोड़ा मोटा नहीं हो सकता। पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को जोखिम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा लिन मो को नहीं लगा कि उसने कुछ भी गलत किया है। उसने 10,000 भी जोड़े थे, जो बहुत अच्छा था। लगभग पूरा 1 मिनट बीत जाने के बाद वांग येरबो ने अंततः अपने दांत भींचे और कहा, ठीक है, मैं इसे बेच दूंगा। पैसे मेरे एलपे पर स्थानांतरित करें और फूलदान आपका हो जाएगा। सब यह इसके जैसा ही है। संपत्ति हमेशा संपत्ति ही होती है, लेकिन पैसा वास्तव में ठोस होता है। लिन मो ने अपना सेल फोन निकाला और पे ट्रेजर अकाउंट को ली जिनविन के खाते में बदल दिया। उसने पहले ही दिन में ली जिनविन को सूचित कर दिया था कि उसे पैसे की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए उसे दोबारा सूचित करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही वह दूसरे व्यक्ति का हिसाब मांगने वाला था, उसने वांग येरबो के फोन की घंटी सुनी। लिन मो ने अपने फोन ब्रांड पर नजर डाली और देखा कि यह कई साल पहले का पुराना नकली फोन था, कुछ जिनपिंग फोन जैसा। उसने पहले भी एक का उपयोग किया था। वास्तव में ये काफी विश्वसनीय था, इंटरफेस सुचारू था, स्क्रॉलिंग मार्की काफी अच्छा था और रोटेशन में उपयोग की गई 2 बैटरियों के साथ बैटरी जीवन पर कोई दबाव नहीं था। इसकी एकमात्र विशेषता इसकी तीव्र ध्वनि थी। किसी को स्पीकरफोन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ध्वनि 3 मीटर के दायरे में स्पष्ट थी। वांग येरबो ने कॉल का उत्तर दिया और एक महिला की आवाज आई, हेलो ओल्ड वांग, क्या आपका काम अभी तक पूरा हुआ? डॉक्टर हम पर फिर से भुगतान के लिए दबाव डाल रहा है। पत्नी, चिंता मत करो, मैंने सामान बेच दिया है 110,000 में। तुम बस आराम करो, हमारे पास बच्चे की सर्जरी के लिए पर्याप्त पैसा होगा। यह अच्छा है। अपने रास्ते पर सुरक्षित रहें। ठीक है, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं व्यस्त हूँ और मैं थोड़ी देर में अस्पताल जाऊंगा। फोन रखने के बाद वांग येरबो ने आग्रह किया, भाई मेरा एलपे खाता है। लिन मो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और फोन नंबर टाइप करते समय उसने लापरवाही से पूछा, भाई क्या आप चिकित्सा उपचार के लिए पैसे का उपयोग करने की जल्दी में हैं? सभी इस मामले को सामने लाते हुए वांग येरबो ने एक भारी आह भरी और असहाय होकर कहा, क्या यह उचित नहीं है?
मैं लगभग 50 का हूँ और मुझे शादी करने और एक बच्चा पैदा करने में इतना समय लग गया। हम सभी एक परिवार के रूप में बहुत खुश थे, लेकिन किसने सोचा होगा बच्चे के जन्म के तुरंत बाद डॉक्टर ने कहा कि उसे गंभीर हेपेटाइटिस है और सर्जरी की जरूरत है। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है और केवल मेरी दादी का ये फूलदान ही बचा है। इसके बारे में बोलते हुए मुझे आपको धन्यवाद देना है। यदि आपने मेरा फूलदान नहीं खरीदा होता तो मुझे वास्तव में नहीं पता होता कि इतनी धनराशि कहां से जुटाऊं। तीव्र गंभीर हेपेटाइटिस। ये सुनकर लिन मो को भी अंदर तक सिहरन महसूस हुई। एक बार उनके एक सहकर्मी का बच्चा इस बीमारी से पीड़ित था और उस व्यक्ति ने अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए दिन रात काम किया। उसने सबसे खराब खाना खाया, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत की और सबसे कम आराम किया। यहाँ तक कि लिन मो और उनके सहकर्मी, जिन्होंने बहुत अधिक मानवीय पीड़ा देखी थी, उनके प्रति अतिरिक्त सम्मान दिखाते थे और कभी कभार उनके लिए भोजन का एक अतिरिक्त हिस्सा भी लाते थे। दुर्भाग्य से जैसे ही वह पर्याप्त धन इकट्ठा करने वाला था, भारी बोझ उठाते समय सीढ़ियों से नीचे गिरते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वह उच्च स्तरीय विकलांगता का शिकार हो गया। कोई नहीं जानता कि उसे कितना मुआवजा मिला, लेकिन अंत में परिवार ने निराश होकर राक्षस शहर छोड़ दिया। किसी को नहीं पता था कि बच्चा जीवित था या मृत। हर कोने के कार्यकर्ता खुद को समान संघर्ष में पाते हैं और उनके सहकर्मी की दुर्दशा का लिन मो और अन्य लोगों पर लंबे समय तक भारी असर पड़ा। इस बीमारी का इलाज करना आसान नहीं है और इसमें काफी पैसा खर्च होगा। लिन मो का हाथ ट्रांसफर नंबर पर मंडरा रहा था। वह दबाव डालने में असमर्थ था और उसने समझाने की कोशिश की, या शायद आपको उसका इलाज नहीं करवाना चाहिए, बस ये पैसे ले लो और इसके बदले एक और बच्चा पैदा करो। वांग एर्बो की आंखें आंसुओं से लाल हो गई थी जब उसने वह सिगरेट जलाई जो लिन मो ने उसे दी थी। उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और कहा, यह कोई विकल्प नहीं है। चूंकि मैं उसे इस दुनिया में लाया हूँ, इसलिए मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। अब वह एक असली आदमी है, बिल्कुल अपने पूर्व सहकर्मी की तरह एक सख्त आदमी जो दुनिया का भार अपने कंधों पर उठा सकता है। द्वितीय ऐसा लगता है जैसे एक कुटिल व्यवसाय बनने के लिए मुझमें वह सब कुछ नहीं है जो होना चाहिए। लिन मो ने इस्तीफा देते हुए आह भरी। बहुत झिझक के बाद अंततः उसने भुगतान प्रक्रिया रद्द कर दी, अपना फोन रख दिया और अपना हाथ लहराते हुए कहा, भाई मैं तुम्हारा ये फूलदान नहीं ले सकता। लेकिन जब वांग एर्बो ने लिन मो को अचानक ये कहते हुए सुना कि वह अपना ग्लेज्ड रेड प्लम फूलदान नहीं लेगा, तो उसने घबराहट में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने सोचा कि कुछ गलत हो गया है और वह चिल्लाने ही वाला था। उसने झट से कहा, भाई अगर तुम्हें लगता है कि कीमत सही नहीं है तो मैं तुम्हें इसे 100,000 में दे दूंगा या 90,000 से भी काम चल जाएगा। मुझे एक जीवन बचाने के लिए वास्तव में पैसे की जरूरत है। उनके लिए एक प्राचीन वस्तु मूल्यवान थी, लेकिन इसकी तुलना उनकी बेटी के जीवन से नहीं की जा सकती थी। उसके पास दूसरा खरीदार ढूंढने का समय नहीं था। अगर उन्हें आज पैसे नहीं मिले तो अस्पताल उनकी बेटी को रूढ़िवादी उपचार के लिए आईसीयू से सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर देगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि रूढ़िवादी उपचार का क्या मतलब है, अपनी बेटी को जीवित रखना, लेकिन मुश्किल से। और डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया, उनकी बेटी की हालत गंभीर थी और जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत थी। यदि देरी से जटिलताएं उत्पन्न होती हैं तो सर्जरी के लिए धन जुटाना भी व्यर्थ होगा। नहीं बड़े भाई, बस 1 मिनट रुके, घबराओ मत। लिन मो ने वांग एर्बो की मदद की, जो उसके सामने घुटने टेकने के लिए लगभग तैयार था, और उसने आह भरते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आपकी स्थिति के बारे में नहीं पता था और मैं बस मोलभाव करना चाह रहा था। वास्तव में ठीक है, आपके फूलदान की कीमत लगभग 300,000 हो सकती है। गरीब लोग गरीब लोगों के प्रति सबसे अधिक सहानुभूति रखते हैं। लिन मो इस दुख से खुद को लाभान्वित नहीं कर सका। मेरी बात सुनो, इस चमकदार लाल बेर फूलदान को ले लो, इसे नीलामी घर को बेच दो, 300,000 पर जोड़ दो और पैसे का उपयोग अपनी बेटी के इलाज के लिए करो। क्या 300,000? स्तब्ध वांग एर्बो को लिन मो का मतलब पूरी तरह से समझ में नहीं आया, जो सामान्य था। थोड़े समय में इस तरह के भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरने से व्यक्ति आसानी से बाहरी जानकारी से दूर हो सकता है। इसे आमतौर पर अभिभूत होना कहा जाता है। लिन मो ने धैर्यपूर्वक फिर से समझाया, बुरे भाई, आपको बस मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। मैं निश्चित रूप से आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ और न ही मुझे इसकी जरूरत है। बस 300,000 पर जोड़ दे। 20 या 30 हजार का नुकसान भी स्वीकार्य है, लेकिन इसे उससे कम पर मत बेचें, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। यदि आप वास्तव में निश्चित नहीं हैं, तो मेरा नंबर उनके पास छोड़ दें और यदि वे इसे नहीं चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें और मैं इसे आपसे खरीद लूंगा। वांग एर्बो धीरे धीरे अपने होश में आए और लिन मो के शब्दों के निहितार्थ को समझा, लेकिन फिर भी अनिश्चितता के साथ पूछा, क्या ये काम करेगा? क्या आपने यह नहीं कहा कि मुझे भुगतान करने से पहले उन्हें इसकी नीलामी करनी होगी? ये बड़ा भाई वास्तव में एक गलती के प्रति ईमानदार है। वो लोगों द्वारा बताई गई किसी भी बात पर विश्वास क्यों करता है? अध्याय 44। एक बार राक्षस शहर में एक प्रमुख व्यक्ति जो बादलों को मोड़ सकता था और बारिश बुला सकता था। अनुवादक 54,96,90,339।
लिन मो ने अपने दिल में असहाय होकर आह भरी और गंभीरता से कहा, भाई पहले मेरा सेल फोन नंबर नोट कर लो, 138। नीलामी के अलावा वे सीधे सामान भी खरीदते हैं। मैंने वही कहा जो मैंने पहले कहा था, क्योंकि मैं एक सौदा छीनना चाहता था। बस याद रखें, अगर वे इसे नहीं खरीदते हैं तो मैं आपसे वह फूलदान खरीदने के लिए 200,000 का भुगतान करूंगा। अब आप निश्चिंत हो सकते हैं, है ना? वांग एर्बो ने ध्यान से अपने फोन पर लिन मो का नंबर नोट किया और धन्यवाद के साथ बार बार झुकते हुए कहा, भाई आप एक अच्छे इंसान हैं। कैसे? मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? अगर यह वास्तव में आपके द्वारा बताई गई कीमत पर बिकता है तो आप हमारे परिवार के रक्षक होंगे। एक अच्छा इंसान। लिन मो को नहीं पता था कि क्या उन्हें एक अच्छा इंसान माना जा सकता है। शुरुआत में उसने वांग एर्बो को धोखा देने के बारे में भी सोचा था, लेकिन अब वह सिर्फ अपने विवेक के अनुसार काम कर रहा था। उसने अपना हाथ लहराया और आग्रह किया, जल्दी करो और अंदर जाओ। अपनी बेटी की सर्जरी के लिए फूलदान को जल्दी से पैसे में बदल दो। मेरी भी एक बेटी है, अब और समय बर्बाद मत करो। इसे याद रखें, आपके फूलदान की कीमत लगभग 300,000 है। वे आपको जो सबसे कम कीमत देंगे वह 260,000 है। ये सबसे कम कीमत है। इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फूलदान की कीमत 300,000 थी, लेकिन नीलामी घर स्पष्ट रूप से लाभ कमाए बिना व्यापार नहीं करेगा। वांग एर्बो ने बार बार सिर हिलाया और कृतज्ञता की एक धारा के बाद उन्होंने आखिरकार ये नीलामी में प्रवेश किया। मेरे हाथ में 200,000 का मुनाफा हो सकता था। अफसोस की बात है, लिन मो को सचमुच बहुत पछतावा हुआ। वो वास्तव में उससे अधिक का लाभ कमाना चाहता था। 200,000। हालांकि कई दयालु सामान्य लोगों की तरह, चाहे वे कितना भी विलाप करें, सोचे कि वे संत हैं या मूर्ख महसूस करें, जब अगली बार इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तब भी वे खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा है। एक अच्छा इंसान बनना कठिन है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि एक बुरा इंसान बनना भी आसान नहीं है। जो बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के बुरे कार्य कर सकता है, वह भी निश्चित ही चरित्रवान है। निस्संदेह एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था, अब उसके पास प्रणाली थी और उसके पास पैसा कमाने के अवसरों की कमी नहीं थी, इसलिए इस तरह के गलत लाभ के लिए अपने विवेक के खिलाफ जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वांग एर्बो को ये नीलामी में प्रवेश करते देखने के बाद लिन मो इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए पास की जगह की ओर चले गए। एक सुबह में दो अच्छे काम करते हुए, हालांकि पके हुए 200,000 उड़ गए, फिर भी उनका मूड आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। थोड़ी देर इंतजार करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वांग एर्बो बाहर नहीं आए, वह अपनी बाइक से उत्तरी शहर जिले के फूल और पक्षी बाजार की ओर चला गया। जब वह बाजार पहुंचा तो लगभग सुबह होने वाली थी। वहां दुकानों के मालिक ज्यादातर बूढ़े आदमी थे, कई दुकानें अभी खुली नहीं थी और बाजार में ज्यादा कारोबार नहीं हो रहा था। बाजार में एक सुरक्षा गार्ड से पूछने के बाद लिन मो को आसानी से मछली पकड़ने के गियर की एक बड़ी दुकान मिल गई। मालिक एक गंजा अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास थी। एक ग्राहक को अंदर आते देख उसने अपना फोन रख दिया, खड़ा हो गया और पूछा, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? युवक। लिन मो ने अलमारियों पर मछली पकड़ने वाली छड़ों की चमकदार श्रृंखला को देखा और कहा, मैं मछली पकड़ना सीखना चाहता हूँ। क्या आपके पास मछली पकड़ने के गियर का कोई पूरा सेट है जिसे आप सुझा सकते हैं? उनकी अगली योजना रक्षासा शहर के एक पूर्व नेता से संपर्क करने के लिए मिंग्युआन झील जाने की थी। इंटेलिजेंस सिस्टम के तर्क के अनुसार संपर्क जितना गहरा होगा, जानकारी प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, इसलिए निश्चित रूप से लिन मो खाली हाथ मिंग्युआन झील नहीं जाएंगे। ये बहुत स्पष्ट होगा और उद्देश्य भी बिल्कुल स्पष्ट होगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये था कि अपने लिए मछली पकड़ने के गियर का एक सेट खरीदा जाए और फिर खुद को एक मछुआरे के रूप में प्रदर्शन करके चुपचाप उस व्यक्ति के पास कुछ घंटे बिताएं। यदि वह वास्तव में उससे कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सके तो यह वास्तव में अप्रत्याशित लाभ होगा। क्या ऐसा है? दुकान के मालिक ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक अनुभवी भाव था और पूछा, तो फिर आप मछली पकड़ने की योजना कहाँ बना रहे हैं? एक जंगली तालाब, एक जलाशय, समुद्र में मछली पकड़ने। और आप मछली पकड़ने के कौन से तरीके सीखने में रुचि रखते हैं? मछली पकड़ने का लालच दे, रॉक फिशिंग, समुद्री मछली पकड़ने, स्पिनिंग रील, पेशेवर शब्दजाल का एक पूरा समूह लिन मो को पूरी तरह से महसूस करा रहा था। हतप्रभ, वह वास्तव में मछली पकड़ना नहीं जानता था। मछली पकड़ने की उनकी सीमित यादें तब की हैं जब वह एक बच्चे के रूप में बांस को छड़ी के रूप में, टूथपेस्ट ट्यूब के अंत से एल्यूमिनियम को काउंटरवेट के रूप में और ईंट के तनों को तैरने के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसने इन पेशेवर टुकड़ों के बारे में कभी नहीं सुना था। उपकरण। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, आप मिंग्युआन झील के बारे में जानते हैं, है ना? मैं वहां मछली पकड़ने जाने की योजना बना रहा हूं, बस मुझे मिंग्युआन झील के लिए उपयुक्त मछली पकड़ने वाली छड़ों का एक सेट प्रदान करें। मिंग्युआन झील। दुकान के मालिक ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, उस जगह पर ज्यादातर ब्लैक कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और बिग हेड कार्प जैसी प्रजातियां हैं। आप इनमें से किसके लिए मछली पकड़ना चाहते हैं?
सुखद दुख न केवल मछली पकड़ने की एक विधि है, बल्कि आप जिस प्रकार की मछली का लक्ष्य रखते हैं उसे भी इतने विस्तार से विभाजित किया गया है। लिन मो को कुछ वीडियो याद आए जो उन्होंने कभी कभार टिकटॉक पर देखे थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे उपकरणों के साथ मछली पकड़ने का उद्योग इतना पेशेवर कैसे हो गया है, और फिर भी कुछ लोग अभी भी खाली हाथ लौटते हैं। कोई भी प्रकार ठीक है, बस जो भी सबसे आसान हो वह मुझे दे दो। कॉमन कार्प के लिए मछली पकड़ना सबसे आसान होगा। मुझे यहाँ विशेष कार्प मछली पकड़ने वाली छड़ें मिली हैं, साथ ही कुछ बहुत अच्छे चारे भी। दुकान का मालिक पीछे मुड़ा और अपने पीछे की शेल्फ से कार्प मछली पकड़ने के उपकरण का एक पूरा सेट ले लिया। मैं आपको बता दूं, कार्प मछली पकड़ने के लिए आपको केंचुओं का उपयोग करना होगा, और क्षेत्र को चारा देने के लिए आप तिल के तेल में फफूंदयुक्त केक का उपयोग करेंगे। गियर के इस सेट पर एक नजर डालें। कुल मिलाकर इसकी कीमत आपको लगभग 1400 युआन होगी। 1400। मैं एक लाइन डाल रहा हूँ और आप मुझसे 1400 चार्ज कर रहे हैं। लिन मो को आश्चर्य होने लगा था कि क्या मालिक उसके साथ वध के लिए सुअर जैसा व्यवहार कर रहा था। मालिक एक चतुर व्यक्ति था और उसने लिन मो की आशंका को तुरंत भांप लिया और उदारतापूर्वक कहा, मेरे सभी सामान ब्रांडेड हैं, उनके लिए यही कीमत है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस उसी मॉडल की एक तस्वीर लें और इसे ऑनलाइन देखें। लेकिन अगर आप कुछ सस्ता चाहते हैं तो मेरे पास वह भी है। लिन मो अन्यत्र कीमतों की तुलना करने की जहमत नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उनकी रुचि वास्तव में मछली पकड़ने में नहीं थी। भुगतान करने के लिए एक क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ये गियर ले लूंगा, लेकिन आपको मुझे इसका उपयोग करना सिखाना होगा। मैं वास्तव में इसके बारे में पहली बात नहीं जानता। मालिक मुस्कुराया और सिर हिलाया, बेशक ये सब वास्तव में उतना कठिन नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इसे कुछ ही समय में सीखने में सक्षम होंगे। मछली पकड़ने के सामान की दुकान के मालिक से कुछ बुनियादी कौशल सीखने के बाद लिन मो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से सीधे मिंग्युआन झील तक गए। दूरी कुछ ज्यादा थी। लिन मो अंततः झील के किनारे पहुंचने से पहले लगभग 1 घंटे तक सवारी करते रहे। पहली नजर में झील का विशाल पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। रोशनी का एक उग्र नृत्य और पक्षियों के झुंड समय समय पर दर्पण जैसी सतह को सजाते थे। दृश्यावली बहुत अच्छी थी। ओह, मुझे जल्दी करनी है और एक कार खरीदनी है। इलेक्ट्रिक बाइक इसमें कोई कमी नहीं ला रही है। हालांकि अब उसके पास पैसे थे, लेकिन वह मितव्ययी होने का आदी था, इसलिए लिन मो ने उस दिन कार किराए पर लेने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन ये जगह वाकई खूबसूरत है। अगर मुझे बाद में कुछ खाली समय मिल सके तो आनंद लेने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को हर दिन यहाँ लाना अद्भुत होगा। दृश्यावली बनाएं, मछली पकड़ने जाएं, पिकनिक मनाएं और छोटे पैमाने पर बारबेक्यू करने का काम करें। लिन मो ने झील के किनारे इत्मीनान से चलते हुए सुखद दिनों से भरे भविष्य की कल्पना की, साथ ही राक्षस शहर के पूर्व नेता की आकृति भी खोज रहे थे। अध्याय 45। एबिस संगठन का पहला सौदा। अनुवादक 54,96,90,339। चेन शानहे को ढूंढना अपेक्षाकृत आसान था। वो एक समय में एक बड़े व्यक्ति थे जो अक्सर समाचारों में दिखाई देते थे, और एक त्वरित बायडू खोज के साथ कोई भी आसानी से उनकी तस्वीर प्राप्त कर सकता था। मिंग्युआन झील के आसपास कई लोग मछली पकड़ रहे थे। अंततः एक एकांत पेड़ की छाया के नीचे चेन शानहे को ढूंढने में लिन मो को लगभग आधा घंटा लग गया। वह लगभग 60 या 70 के दशक का प्रतीत हो रहा था। उसने सादे कपड़े पहने हुए थे और मास्क तथा सनहेड भी पहन रखा था। यदि उसकी चमकीली आंखें न होती, जो उसकी युवावस्था से बहुत अधिक नहीं बदली थी, तो लिन मो को उसे ढूंढने में कठिनाई हो सकती थी। साथ ही जब लिन मो ने चेन शानहे पर नजर डाली तो उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि बहुत दूर से कई निगाहें उस पर पड़ रही थी। जो लोग उसे देख रहे थे उन्होंने चुस्त दुरुस्त सामरिक कपड़े पहने हुए थे और वर्दीधारी क्रूकट पहने हुए थे। वे चेन शानहे से ज्यादा दूर नहीं बैठे थे, मछली पकड़ने का नाटक भी कर रहे थे। लेकिन उनकी भटकती आंखों से ये स्पष्ट था कि वे वहां मछली के लिए नहीं थे, बल्कि कुछ प्रकार के सुरक्षाकर्मी थे, लिन मो की तरह। ये बिल्कुल सामान्य था। आखिरकार वह व्यक्ति कभी राक्षस नगर का स्वामी था। भले ही वह अब सेवानिवृत्त हो गया था, फिर भी वह कुछ ऐसे उपचार का आनंद ले सकता था जो आम लोग नहीं कर सकते थे, और संभवतः उसके हाथों में काफी शक्ति और प्रभाव था। आसपास सादे कपड़ों में कुछ अंगरक्षकों या सुरक्षा गार्डों का होना भी काफी आम था। लिन मो ने उन भूरों को नजरअंदाज कर दिया। लापरवाही से चेन शानहे के बगल में एक जगह ढूंढी और अपना मछली पकड़ने का स्टेशन स्थापित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक छोटा स्टूल निकाला और फिर अपने टैकल बॉक्स से एक लंबा डंडा, मछली पकड़ने वाली छड़ी, मेनलाइन फ्लोट और हुक जैसी चीजें निकाली। दुकान के मालिक ने पहले ही लिन मो के लिए हुक बांध दिए थे। अगले चरण पानी की गहराई मापने पर आगे बढ़ने के लिए उसे केवल फ्लोट पर लाइन लटकाने की जरूरत थी। ये वास्तव में एक तकनीकी कार्य था, और दुकान के मालिक ने लिन मो को बहुत सारी गड़बड़ जानकारी विस्तार से बताई थी, जैसे कि पानी की गहराई वाले बीन की स्थिति, फ्लोट को समायोजित करना इत्यादि, जो लिन मो ने बिल्कुल भी नहीं सीखा था। उन्होंने बस उसी पुराने तरीके का सहारा लिया जो उन्होंने बचपन में इस्तेमाल किया था। शीशे को नीचे तक डूबने दिया और फिर धीरे धीरे फ्लोट की स्थिति को तब तक समायोजित किया जब तक कि लगभग 5 या 6 पायदान दिखाई नहीं देने लगे। यह विधि सटीक नहीं थी, लेकिन ये बमुश्किल पर्याप्त थी।
दरअसल आधे दिन तक दुकान के मालिक की बात सुनने के बाद लिन मो को भी कुछ एहसास हुआ। सभी प्रकार की फैंसी तकनीकें उपयोगी नहीं हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक अभी भी भाग्य और मछली की मनोदशा है। यदि कोई भाग्यशाली हो तो हाथ के डंडे से खेलने वाला बच्चा भी कोई बड़ी चीज पकड़ सकता है। जैसे ही लिन मो अपना स्टेशन स्थापित कर रहा था, चेन शाने ने केवल उसकी ओर देखा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और लिन मो ने शुरू से ही उसके साथ मछली पकड़ने वाले किसी भी सामान्य बुरे आदमी की तरह व्यवहार किया और चमी पाने की उसकी कोई योजना नहीं थी। वह इस क्षमता के किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिला था। हालांकि टीवी नाटक देखने से उन्हें पता था कि ऐसे उल्लेखनीय व्यक्ति गहरे विचारक होते हैं और उपस्थित अंगरक्षकों को देखते हुए यह अच्छा नहीं होगा यदि उनका दृष्टिकोण बहुत जानबूझकर किया गया हो। वह बस इतना चाहता था कि चेन शानहे के करीब कुछ देर रुककर देखे कि क्या वह इंटेलिजेंस सिस्टम को सक्रिय कर सकता है। क्या कल ऐसी स्थिति सामने आएगी? मछली पकड़ने के दौरान चेन शानहे की नजर आप पर पड़ने के बाद आपको खुफिया जानकारी मिलती है। हाँ, इंटेलिजेंस सिस्टम कल क्या खुलासा कर सकता है, इसकी कल्पना करने से लिन मो का मूड काफी हल्का हो गया। चारा केचुए थे, किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं थी, बस लगाओ और मछली पकड़ना शुरू करो। ग्राउंड बेट थोड़ा अधिक परेशानी भरा था। खाना पकाने की तरह पहले किण्वित पेस्ट को कुचलकर, तिल का तेल मिलाकर, फिर कुछ कौन गुठली बिखेर कर और दुकान के मालिक द्वारा तैयार किया गया एक फॉर्मूला, कुछ सफेद वाइन छिड़कने से पहले इसे लगभग 10 मिनट तक भिगोए। मुझे कहना होगा, हालांकि यह बहुत आकर्षक नहीं लग रहा था, लेकिन खुशबू काफी सुगंधित थी जिससे लिन मो को थोड़ी भूख लग रही थी। लिन मो ने एक बार एक सपने देखने वाले को देखा था जो विभिन्न प्रकार की मछली के चारे को चखने में माहिर था। ग्राउंड बेट के किण्वित होने की प्रतीक्षा करते समय लिन मो ने अपना फोन निकाला। वह अपनी पत्नी को फोन करके ये बताने ही वाला था कि वह दोपहर के भोजन के लिए घर नहीं आ रहा है, तभी उसने अपने फोन पर एक अपठित संदेश देखा। ये संदेश किसी टेक्स्ट संदेश से नहीं बल्कि विदेशी नेटवर्क पर खरीदे गए एक सुरक्षित संचार सॉफ्टवेयर से था। संदेश खोलने के बाद लिन मो ने देखा कि प्रेषक, जैसी की उम्मीद थी, चेन रू के पति झांग होंगहाओ थे। सामग्री सरल थी, एक दान रसीद और एक वाक्य। खुफिया जांच के लिए आपके एबिस संगठन को नियुक्त करने में कितना खर्च आता है? कुछ दिलचस्प। लिन मो को उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का, जिसे इतनी शानदार ढंग से व्यभिचारी बनाया गया था, वास्तव में अभी भी उसके साथ सौदा करने के मूड में होगा। ये वास्तव में एक नया व्यावसायिक अवसर है, लेकिन आइए इसमें जल्दबाजी न करें। इस उद्यम को आगे बढ़ाने या न करने का निर्णय लेने से पहले तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम पर्याप्त बुद्धि हासिल नहीं कर लेते। मेरे पास अभी पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। इस तरह के व्यापार में अनावश्यक जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। लिन मो ने सीधे एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर बंद कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद लिन मो ने वेचिट पर अपनी पत्नी को एक संदेश भेजा। मैडम, मैं दोपहर के भोजन के लिए घर नहीं आऊंगा। मैं शाम को जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा, खाना याद रखना। संदेश भेजने के बाद लिन मो ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और कुछ चारा बिखेरने के बाद मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। गर्म हल्की धूप उस पर चमक रही थी, जिससे शरद और सर्दियों की ठंड दूर हो रही थी। उसे अंदर और बाहर आरामदायक महसूस हो रहा था। एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि लिन मो ने लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया था और एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। मछली की तो बात ही छोड़िए, बॉब भी मुश्किल से हिल पाया था। केवल कभी कभार छोटी मछलियां ही उसे छूती थी। सबसे पहले लिन मो ने सोचा कि यह उनके कौशल की कमी है, लेकिन फिर उन्होंने चेन शानहे की स्थिति को लापरवाही से देखा। वह एक को पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन वह सिर्फ एक छोटी मछली थी, एक उंगली जितनी मोटी। चेन शानहे ने मछली का हुक खोला और फिर उसे वापस पानी में फेंक दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे बंद मौसम के दौरान भी व्यक्तिगत शौकिया मछली पकड़ने पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। यह मछली पकड़ना नहीं है, ये सिर्फ चारा खरीदना और चारा के नाम पर मछली को खिलाना है। लिन मो ने अंदर ही अंदर शिकायत की, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसने कुछ चारा उठाया और उसे मछली पकड़ने की जगह पर फेंक दिया। आमतौर पर लिन मो के पास बैठकर मछली पकड़ने का धैर्य नहीं होता। वह पैसा कमाने के लिए ईंटें ढोने में समय बिताना पसंद करेगा। लेकिन वैसे भी आज मछली पकड़ना उसका उद्देश्य नहीं था। बस उस पल एक अज्ञात नंबर से कॉल के साथ लिन मो का फोन बजने लगा। लिन मो ने उस पर नजर डाली और ईयरपीस से एक आदमी की अलग आवाज सुनकर लापरवाही से जवाब दिया, भाई तुम कहाँ हो? उसने आवाज पहचान ली। ये वह व्यक्ति था जो अभी अभी ये नीलामी के प्रवेश द्वार पर ग्लेज्ड रेड प्लम फूलदान बेच रहा था। क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि नीलामी में उसकी प्राचीन वस्तुओं को स्वीकार न किया गया हो? लिन मो ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं मिंग्युआन झील में मछली पकड़ रहा हूँ। क्या हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ओह, मिंग्युआन झील, ओह, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। मेरे लिए थोड़ा इंतजार करें। वांग एर्बो ने सीधे फोन रख दिया। इसका कोई मतलब नहीं है। उसके फूलदान की कीमत 300,000 युआन है। नीलामी में इसे न लेने का कोई कारण नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मांगी गई कीमत बहुत ज्यादा थी? इसे भूल जाओ। चलो एक अच्छा काम करते हैं, शायद इसे लगभग 200,000 युआन में खरीद सकते हैं, क्योंकि नीलामी इसे नहीं चाहती है।
लिन मो कोई संत नहीं थे। भले ही फूलदान की कीमत 300,000 युआन थी, लेकिन उसके हाथ में आने के बाद वह इसे उतनी कीमत पर नहीं बेच पाएगा, साथ ही उसे जोखिम उठाना पड़ा। इसलिए लगभग 200,000 युआन एक उचित मूल्य था। यह सोचने के बाद लिन मो ने ली जिनवेन को फोन किया। बीप बीप बीप, कॉल का तुरंत उत्तर दिया गया। नमस्कार प्रिय, मैंने दोपहर के भोजन के लिए घर न आने का आपका संदेश देखा। हाँ, ये सही है, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। यह क्या है? ठीक है, मैंने बाजार में एक ग्लेज्ड रेड प्लम फूलदान देखा है जिसे मैं लगभग 200,000 युआन में खरीद सकता हूँ, लेकिन वास्तव में इसकी कीमत लगभग 300,000 युआन है। मैं इसे खरीदने और फिर लाभ के लिए इसे पलटने के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे ही लिन मो के शब्द समाप्त हुए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ली जिनवेन फोन के दूसरे छोर पर चुप हो गए। अध्याय 46 घुटने टैको, कृतज्ञता के आंसू। अनुवादक 54,94,90,339 आए। पत्नी, क्या तुम सुन रही हो? उद्धरण चिन्ह। मम्मा, मैं सुन रहा हूँ। ली जिनवेन की आवाज बहुत झिझक भरी लग रही थी और एक विराम के बाद उसने कहा, पति, मुझे लगता है कि पिछली बार यह भाग्य के बारे में अधिक था। प्राचीन वस्तुएं बेचना कोई मामूली बात नहीं है। बाजार में बहुत सारे नकली सामान है। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, बात बस इतनी है कि मुझे लगता है कि जोखिम थोड़ा ज्यादा है। 200,000 कोई छोटी रकम नहीं है, और ली जिनवेन को नहीं लगा कि उनके पति की किस्मत हमेशा इतनी अच्छी हो सकती है। हालांकि उनकी पत्नी ने इसे सूक्ष्मता से कहा था, लिन मो ने स्वाभाविक रूप से उनके इरादे को समझ लिया था। यह इस डर के अलावा और कुछ नहीं था कि एक भाग्यशाली खोज के रोमांच का स्वाद चखने के बाद वह बहक सकता है और अपने द्वारा कमाए गए सभी पैसे खो सकता है। ये जुए की तरह है, यदि आप हारते रहते हैं तो आप आदी नहीं हो जाते। डर यह है कि एक बार जब आप जीतना शुरू कर देते हैं तो आसान लाभ का अनुभव करने के बाद आप कभी भी कुछ ईमानदार काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। इसे आमतौर पर दूर हो जाना कहा जाता है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पत्नी को आश्वस्त करने और उसे हमेशा चिंतित न छोड़ने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। थोड़ा सोचने के बाद लिन मो ने बहुत गंभीरता से कहा, पत्नी, मुझे पता है कि तुम किस बारे में चिंतित हो। कोई बात नहीं, मेरे पास एक गुरु है जो मेरी मदद कर रहा है, और साथ ही मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मैंने एक बार गलती की तो मैं अपने जीवन में कभी भी प्राचीन वस्तुएं नहीं खरीदूंगा। इस तरह आप चिंतित नहीं होंगे, है ना? ली जिनवेन ने राहत की सांस ली और उत्तर दिया, पति, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। ये बस थोड़ी चिंता का विषय है, लेकिन चूंकि यह कुछ ऐसा है जिस पर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया है, साहस के साथ आगे बढ़ें। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। दोपहर का खाना खाना याद रखना। आप भी दोपहर को खाना मत भूलना। मम्मा। फोन रखने के बाद लिन मो ने सोचा कि मछली पकड़ना वास्तव में थोड़ा उबाऊ था। पूरी सुबह मछलियां नहीं काट रही थी और उसे भूख लग रही थी, इसलिए उसने स्वयं गर्म होने वाला चावल का भोजन खोला, बर्तन गर्म करना शुरू किया और खाने की तैयारी की। उसने सोचा था कि चेन शाने खाने के लिए कहीं निकल जाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा व्यक्ति भी गंभीर स्वभाव का होगा। उसका जाने का कोई इरादा नहीं होगा। जब लिन मो अपना भोजन शुरू करने के लिए तैयार थे तो बस कट वाले तंग स्पोर्ट्सवियर पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उन्हें पैक किया हुआ दोपहर का भोजन दिया। पूरे भोजन के दौरान अधेड़ उम्र का आदमी बाहर नहीं गया। वो बस लिन मो और चेन शाने के बीच खड़ा था। उसकी तेज नजर कभी कभी लिन मो के चेहरे पर पड़ती थी। ईमानदारी से यह अच्छा एहसास नहीं था। पहले से ही परेशान लिन मो इस तरह की जांच के तहत हर जगह असहज महसूस कर रहे थे। यह ऐसा था जैसे उसने कोई अपराध किया हो। जानकारी के लिए, मैं केवल इसे सहन कर सकता हूँ। लिन मो ने खाना खत्म करने के बाद सारा कचरा एक बैग में इकट्ठा किया, उसे एक तरफ रख दिया, मछली पकड़ना जारी रखा और चेन शाने की दिशा में न देखने की कोशिश की। संक्षेप में, उन्होंने यथासंभव स्वाभाविक रूप से कार्य किया। लगभग आधे घंटे के बाद लिन मो के पीछे से एक परिचित पुरुष की आवाज आई। मेरे हितैषी, आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि वांग एर्बो की थी, जिसने पहले लिन मो को बुलाया था। उनकी आवाज ऊंची और मजबूत थी। लिन मो ने न केवल सहज रूप से अपना सिर घुमाया, बल्कि चेन शानहे और पास के कुछ अंगरक्षकों की नजर भी उस पर पड़ी। संभवतः अपने उत्साह के कारण वांग एर्बो ने आसपास के अन्य लोगों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे लिन मो के पास चला गया और फिर से घुटने टेकने लगा। अरे 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 भाई, एक आदमी के घुटने कीमती हैं, आपको वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लिन मो ने तुरंत फिर से उसका समर्थन किया और पूछा, क्या नीलामी घर ने आपका सामान ले लिया है? कोई चिंता नहीं, बस मुझे दिखाओ और मैं स्थानांतरण कर दूंगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से नीलामी घर जितनी रकम की पेशकश नहीं कर सकता। 200,000, क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? लिन मो ने अपने फोन तक पहुंचने का नाटक किया। चेन शानहे, जिन्होंने पूरी सुबह कोई मछली नहीं पकड़ी थी, हंगामा सुनकर उत्सुकता से इस दृश्य को देखते रहे। उनकी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं थी, बस उत्साह देख रहा हूँ।
वांग एर्बो ने समझाने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं दाता, उन्होंने मेरी बोतल ले ली और मुझे 260,000 की कीमत की पेशकश की। इसे ले लिया। लिन मो थोड़ा अचंभित हो गया, फिर उसने हैरानी से पूछा, तो फिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे आपको उचित रूप से धन्यवाद देना है। वांग एर्बो ने अपने काले बैकपैक से एक मोटा लाल लिफाफा निकाला और उसे थमाते हुए कहा, अगर मैं आज आपसे नहीं मिला होता तो मेरी बोतल निश्चित रूप से सिर्फ 100,000 में बिकती। ईमानदारी से कहूँ तो मेरी मानसिक कीमत भी केवल 100,000 ही थी। वह आप ही थे जिसने मुझे अतिरिक्त 1,50,000 कमाने में मदद की। ये जीवन बचाने वाला पैसा है। मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देने आया हूँ। ओह, तो यह वही था। लिन मो और वांग एर्बो के बीच बातचीत के माध्यम से चेन शानहे, जो कुछ ही दूरी पर बैठे थे, को मोटे तौर पर पता चल गया था कि क्या हुआ था। हालांकि बिना किसी और कार्रवाई के उन्होंने केवल मन ही मन आह भरी कि समाज में अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं। अपनी उम्र तक जीवित रहने और इतने ऊंचे पद पर चढ़ने के बाद उन्होंने बहुत सारे तूफान देखे थे और लगभग ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें आश्चर्यचकित कर सके या हिला सके। चेन शानहे ने अपनी निगाहें हटा ली, उदासीनता से नदी में तैरते हुए देख रहे थे, अगली मछली के काटने का इंतजार कर रहे थे। भाई, मैं इस भाव की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से पैसे स्वीकार नहीं कर सकता, लिन मो ने कहा। बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी ने भी कहा था कि यह लाल लिफाफा आपको ही दिया जाना चाहिए। आप हमारे परिवार के बहुत बड़े हितैषी हैं। मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप भी संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए अपने बच्चे के चिकित्सा उपचार के लिए पैसे बचाएं। दाता, यदि आप इसे नहीं लेंगे तो मैं यही घुटने टेक दूंगा और उठूंगा नहीं। जब वह बोल रहे थे, लगभग 180 सेमी लंबा हट्टा कट्टा आदमी फिर से घुटने टेकने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, लिन मो को पता था कि अब और मना करना अनुचित होगा, इसलिए उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, यदि आप आग्रह करते हैं तो मैं पैसे स्वीकार कर लूंगा। अब बच्चे को देखने के लिए अस्पताल जल्दी जाओ, वे वहाँ किसी के बिना नहीं रह सकते। सौदा सौदा सौदा। वांग एर्बो ने दोनों हाथों से लाल लिफाफा आगे बढ़ाया। उसकी मुस्कान और भी शानदार हो गई। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, लिन मो ने पुकारा, ठीक है भाई, जब तुम घर पहुंचोगे तो फिर से चारों ओर देखना। यदि आपको कोई अन्य प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं तो आप उन्हें मेरे पास ला सकते हैं। मैं उनका मूल्य आंकने में आपकी मदद करूंगा और फिर आप उन्हें बेच सकते हैं। जरूर, ठीक है, तुम अपना काम करो। मैं अभी अस्पताल जाऊंगा और जल्द ही किसी दिन मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा। वांग एर्बो के जाने के बाद लिन मो ने अपने हाथ में लाल लिफाफा तौला। उसमें लगभग 20,000 थे, उसने अनुमान लगाया। उसने इसे खोलने की जहमत नहीं उठाई और इसे अपने बगल में मछली पकड़ने वाले बैग में रख दिया। हालांकि उन्होंने 200,000 से अधिक की कमाई नहीं की थी, लेकिन ईमानदारी से धन्यवाद देने की भावना ईमानदारी से काफी आनंददायक थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। लिन मो की ओर से अभी भी कोई गतिविधि नहीं हुई थी। फ्लोट ऐसा था मानो पानी की सतह पर चिपक गया हो, जरा सा भी हिल नहीं रहा हो। इस बीच चेन शानहे को रुक रुक कर मछली काटने की शिकायत होने लगी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तल पर सही जगह नहीं मिली है, इसलिए मछली के कांटे की स्थिति गलत है, जिससे कोई मछली नहीं काटती है। जिसने भी मछली पकड़ी है वह जानता है कि जब आधा दिन मछली पकड़ने के बिना बीत जाता है तो व्यक्ति अनिवार्य रूप से बहुत अधिक सोचने लगता है। एक नौसिखिया के रूप में लिन मो भी अलग नहीं थे। उसने सोचा कि शायद चारा ही समस्या है, फिर उसे लगा कि केचुए ताजा नहीं है, और कभी कभी उसे लगा कि मछली पकड़ने की रेखा बहुत मोटी है और मछलियां इसे देख सकती हैं, इसलिए उन्होंने काटा नहीं। उन्होंने मौके पर ही अपने फिश हुक को समायोजित करते हुए टिकटॉक पर ट्यूटोरियल देखा, जिससे गड़बड़ी हो गई और पकड़ने की संभावना भी कम हो गई। वह भाग्यशाली भी था कि वह वहां केवल मछली पकड़ने के लिए नहीं था, अन्यथा गियर पर 1,000 से अधिक खर्च करने और एक भी मछली न पकड़ने पर लिन मो ने माना कि उसने खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया होता। मुझे वास्तव में मछली पकड़ने का कोई मतलब नजर नहीं आता। इस खाली समय में मैं सीढ़ियों से सामान ढोकर कई सौ रुपये कमा सकता था। लिन मो ने अपने मन से ऊपर गतिहीन फ्लोट की जांच करने का फैसला किया कि क्या हुक पर केचुआ भी वहां है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह इसे बिल्कुल भी ऊपर नहीं खींच सका। क्या कोई मछली है? लिन मो तुरंत उत्तेजित हो गए और धीरे धीरे अपने हाथों में बल बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके बढ़ते सदमे के कारण उन्होंने पाया कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी, मछली पकड़ने वाली छड़ी को मोड़ने के बाद भी, वह पानी में जो कुछ भी था उसे बाहर नहीं खींच सके। अध्याय 47 मछली पकड़ना और एक लाश पकड़ना। अनुवादक 54,96,90,339 आए। क्या चल रहा है? लिन मो ने मछली पकड़ने की रेखा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर कोई हलचल नहीं हुई, जिससे ऐसा नहीं लगा कि उसने मछली पकड़ी है। आखिरकार चाहे वह बड़ी मछली हो या छोटी, कुछ संघर्ष तो होना ही चाहिए। अब के विपरीत, जहां मछली पकड़ने की रेखा हिलती नहीं थी और रेखा छोड़ते समय कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। कुछ ही दूरी पर चेन शानहे ने ये देखने के बाद एक अनुस्मारक कहा, अरे जवान आदमी, तुमने नदी के तल पर कुछ फंसाया होगा। यदि तुम इसे नहीं खींच सकते तो बस लाइन काट दो। लाइन काटो? क्या मजाक! क्या आपको पता है इस लाइन की कीमत कितनी है?
वास्तविक मरमेड ब्रांड लगभग बहुत युआन प्रति रोल, साथ ही ज़ियाओफेंग नैनो फ्लोट कुल मिलाकर लगभग 200 युआन। इसका क्या मतलब है? सिस्टम सक्रिय होने से पहले लिन मो को गियर के इस सेट का खर्च उठाने के लिए एक कुरियर वितरण केंद्र में 12 घंटे काम करना पड़ता था। वह इसे काटना कैसे सहन कर सकता था? मैं फिर से कोशिश करूंगा, शायद यह एक बड़ी मछली है जिसे हिलना पसंद नहीं है। लिन मो ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया और फिर पानी में जो कुछ भी था उससे जूझना जारी रखा। यह देखते हुए कि वह सलाह नहीं लेंगे, चेन शानहे ने अधिक कुछ नहीं कहा और अपना ध्यान अपनी नाव पर देखने पर केंद्रित किया। इस समय मछलियां उसके लिए अच्छा काट रही थी। हर बार जब वह हुक सेट करता था तो कार्रवाई होती थी। इसका मतलब था कि मछलियों का एक समूह उसकी ओर आकर्षित हो गया था, एक ऐसा मौका जो एक दिन में कई बार नहीं मिल सकता था, इसलिए उसे किसी और के व्यवसाय से परेशानी नहीं हो सकती थी। उसने अभी अभी दयालुता पूर्वक एक सलाह दी थी, ये देखकर कि लिन मो एक सभ्य व्यक्ति लग रहा था। चूंकि उसने नहीं सुना तो ठीक है। इस बीच लिन मो ने चेन शानहे को नजरअंदाज कर दिया। मछली पकड़ने की रेखा को थोड़ा थोड़ा करके वापस लाने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की। ये तो कहना ही होगा, महंगे होने के अलावा गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के फायदे ही फायदे हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर लगभग 100 युआन की मछली पकड़ने की रेखा नहीं टूटी। मछली पकड़ने वाली छड़ी हालांकि आधे चांद के आकार में मुड़ी हुई थी, लेकिन टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा। धिक्कार है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। जितना अधिक उसने आगे आने से इनकार किया, लिन मो की प्रतिस्पर्धी भावना उतनी ही अधिक जागृत हुई। उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और एक तरफ से दूसरी तरफ खींचने की कोशिश की। उसे पता चला कि यदि वह बाईं ओर से खींचेगा तो झुकी हुई वस्तु हिल जाएगी, यद्यपि बहुत अधिक नहीं। उसने पार्श्विक बल को त्याग दिया और धीरे धीरे पानी के नीचे वस्तु का लाभ उठाने की कोशिश करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया। कुछ देर प्रयास करने के बाद वास्तव में यह मदद करने लगा। क्योंकि उसकी हरकतें इतनी बड़ी थीं, आसपास के कई मछुआरों ने सोचा कि उसने एक राक्षस को पकड़ लिया है और देखने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्हें एहसास हुआ कि पानी में वस्तु संघर्ष नहीं कर रही है, तो वे कठिन स्थिति का अनुमान लगा सकते थे। यह कोई मछली नहीं थी, बल्कि नदी के किनारे पकड़ी गई कोई चीज थी। कुछ लोग एक या दो नजर देखने के बाद चले गए, जबकि अन्य इस विचार के साथ कि उनके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, यह देखने और चर्चा करने के लिए रुके कि लिन मो क्या कर सकते हैं। भाई, इसे जारी रखो। मैंने एक बार एक कार का टायर निकाला था, लेकिन मुझे लगता है कि जो तुम्हें मिला है वह उससे भी भारी है। हाँ, मैंने पहले भी सड़ी हुई लकड़ी पकड़ी थी, वह मेरी तुलना में क्या है। लानत है दोस्त, मैंने पिछली बार अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन पता चला कि मैंने एक अजीब सी साझा साइकिल खींच ली, जिससे मैं लगभग मर ही गया। क्या तुमने दुनिया नहीं देखी? पिछली बार तालाब में मेरी लाइन मेरे सामने एक आदमी के साथ उलझ गई थी। हम में से प्रत्येक ने सोचा कि हमारे पास एक बड़ी मछली है। सौभाग्य से मेरी तरफ अधिक लोग थे। हाँ, वह आदमी सीधे नदी में गिर गया। हे भगवान, आप सभी मछली के अलावा कुछ भी पकड़ सकते हैं। जितने अधिक लोगों ने चर्चा की, उतने अधिक दर्शक बन गए। कुछ तेज तर्रार विक्रेता लिन मो को देखते हुए सामान बेचने के लिए अपने खाने पीने के स्टॉलों पर चले गए। ये लोग वास्तव में तमाशा पसंद करते हैं और यह नहीं सोचते कि यह बहुत अधिक परेशानी है, यहाँ तक कि मदद की पेशकश भी नहीं करते हैं। धीरे धीरे लिन मो को महसूस हुआ कि पानी में जो कुछ भी था वह काफी भारी था, लेकिन पूरी तरह से अपनी जगह पर स्थिर नहीं था। यदि वह अपनी सारी शक्ति लगा दे तो वह इसे थोड़ा हिला सकता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छोड़ता, वह वापस नीचे डूब जाता। आखिर यह चीज क्या है, इतनी भारी? क्या ये सचमुच एक साझा साइकिल हो सकती है? एक साझा गधा। लिन मो की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि पेशेवर उपकरणों के साथ मछली पकड़ने के अपने पहले प्रयास में उसे किस तरह का नौसिखिया उपहार पैक मिलेगा। हालांकि उसकी हरकतें पहले से ही पास के चेन शानहे को प्रभावित कर रही थी। हर कोई एक ही जलाशय में था और यहाँ की गड़बड़ी से मछलियां डर सकती थी, जिससे वे सभी दिशाओं में बिखर सकती थी। बस कट वाले विंडब्रेकर वाले व्यक्ति ने चेन शानहे के बगल में खड़े होकर पूछा, एल्डर चेन, क्या हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, ये लोगों की मिंगयुआन झील है, चेन परिवार की मिंगयुआन झील नहीं। चेन शानहे ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ लहराया। जाओ उसकी मदद करो, बच्चे को खुद को थकने मत दो। उनके शब्दों के बावजूद चेन शानहे की नाराजगी अभी भी महसूस की जा सकती थी। मछली पकड़ने के शौकीन के रूप में वह उत्सुकता से मछली का इंतजार कर रहा था, लेकिन पास में किसी ने इसमें बाधा डाल दी, जिससे कोई भी मछुआरा परेशान हो जाता। हाँ, मैं अब जाऊंगा। बस कट आदमी ने सिर हिलाया और सीधे लिन मो की ओर चला गया। एक बार जब वह उसके पास खड़ा हुआ तो उसने मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़ ली। दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लिन मो की पहली प्रतिक्रिया उस व्यक्ति की महान ताकत पर ध्यान देने की थी। उन्होंने निर्माण कार्य में काम किया और घायल होने के बावजूद उनकी ताकत औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक थी। फिर भी इस आदमी ने आसानी से कुछ ऐसा कर लिया था जिसे लिन मो भी अपनी पूरी ताकत से हिला नहीं सका। इसके अलावा लिन मो ने विशेष रूप से उस व्यक्ति की हथेलियों पर उसकी उंगलियों के आधार पर कॉलस को देखा।
उन्होंने फिल्मों में जो देखा था उसके आधार पर ऐसे कॉलस आमतौर पर वर्षों की खेती आग्नेयास्त्रों के साथ अभ्यास से बनते हैं। बहुत बढ़िया, मदद के लिए धन्यवाद भाई। अपनी सहायता के लिए किसी को पाकर लिन मो स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। साथ में उन्होंने धीरे धीरे नदी में जो कुछ भी था उसे सतह के करीब खींच लिया। पानी में लहरें उठी और जैसे जैसे मछली पकड़ने की रेखा धीरे धीरे किनारे के करीब पहुंची, देखने वाली भीड़ उत्साहित होने लगी। वे 10 मिनट से अधिक समय से इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही नदी में वस्तु किनारे के निकट आ गई और स्वयं को और अधिक प्रकट करने लगी। दूर से देखने पर वह रस्सी से बंधा हुआ कोई बड़ा पत्थर जैसा लग रहा था। अरे ये तो बस एक चट्टान है। वह सारा उत्साह व्यर्थ है। मजाक नहीं, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है ना? एक चट्टान के चारों ओर रस्सी बांध रहा हूँ ताकि हुक फंस जाए। धिक्कार है। चलो तितर बितर हो जाएं, अब और कोई तमाशा नहीं देखना है। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। केवल लिन मो और बस कट आदमी ही पानी में पत्थर से कुश्ती कर रहे थे। तथापि जब पत्थर को किनारे पर खींच लिया गया और लिन मो हुक हटाने के बाद उसे एक तरफ ले जाने वाला था, तो उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह खुल गईं और उसके मुंह में अनायासी आकार बन गया। पवित्र बकवास हो, पवित्र बकवास। क्या वह मानव बाल है? लिन मो ने शायद ही कभी कसम खाए हो, लेकिन कोई भी तब शांत नहीं रह सका जब वे जिस चीज के लिए मछली पकड़ रहे थे वह पत्थर से बंधी एक लाश निकली। हुश, भनभनाता हुआ आदमी जो पहले ही कुछ दूर चल चुका था, एक झटके में वापस लौट आया। उसकी नजर उथले पानी में एक काले द्रव्यमान पर टिकी थी। उनके वर्षों के अनुभव से वह द्रव्यमान संभवतः बाल था, और जो लोग दूर चले गए थे वे भी एकत्र हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वे ध्यान से बहते पानी को देख रहे थे। अगला दूसरा बस कट आदमी ने पत्थर से बंधी रस्सी को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से झटका दिया। पानी से एक फूला हुआ पीला और सूजा हुआ नर शव निकाला, जो बहुत बड़ा आकार में सूज गया था। एक पल में पूरा स्थान इतना शांत हो गया कि कोई आवाज भी नहीं सुनी जा सकी। अध्याय 48 आपराधिक पुलिस कप्तान बाई फैंग। अनुवादक 54,96,90,339। भाड़ में जाओ, यह एक लाश है। किसी को नहीं पता था कि पहले कौन चिल्लाया, लेकिन बैंक पर भीड़ तुरंत अराजक हो गई। बहुत बढ़िया, तुम किस लिए बाहर निकल रहे हो? पुलिस को बुलाओगे क्या? मैंने हमेशा सुना है कि आप नदी से लाशें निकाल सकते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में ये पहली बार देख रहा हूँ। धिक्कार है, एक ने कल ही इस नदी से मछली खाई थी। अधिक से अधिक लोग एकत्र हो गए। उनमें से कई ने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन निकाल लिए। खांसी। लिन मो ने पहली बार किसी शव को करीब से अनुभव करते हुए शुरुआती झटके के ठीक बाद मतली की एक लहर महसूस की, जो उसे उल्टी करने पर मजबूर कर रही थी। लंबे समय तक झील के पानी में भीगी रहने वाली लाश की त्वचा पीली सूजी हुई थी, जो झुर्रीदार थी और म्यान में ढीली हो रही थी। मछली के काटने से मांस में घाव होने से यह और भी घृणित हो गया था। चेन शेन्हे के अंगरक्षक भी नदी के किनारे लाश को देखकर गहरी भौहें चढ़ा रहे थे। क्रू कट आदमी जिसने लाश को बाहर निकालने का प्रयास किया था, ने धीमी आवाज में पूछा, एल्डर चेन, हमें क्या करना चाहिए? पुलिस को बुलाओ, भीड़ को तितर बितर करो और उन्हें दृश्य में खलल न डालने दो। चेन शान्हे निस्संदेह वहाँ सबसे शांत व्यक्ति थे। अपने आदमियों को पुलिस बुलाने की व्यवस्था करने के बाद वह धीरे धीरे लिन मो के पास गया। युवक, क्या तुम ठीक हो? ठीक है, क्या मजाक? लिन मो को महसूस हुआ कि उसने जो स्वयं गर्म किया हुआ भोजन अभी अभी खाया था, वह उसके गले से ऊपर चढ़ रहा था और किसी भी क्षण बाहर गिरने के लिए तैयार था। घिनौना, उसे शायद आज रात बुरे सपने आने वाले थे। लेकिन चेन शान्हे की पूछताछ का सामना करते हुए उन्होंने केवल अपना मुंह ढक लिया और बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। चेन शान्हे ने और अधिक कुछ नहीं कहा। अपने अंगरक्षकों को घटनास्थल पर बने रहने का आदेश दिया, फिर चुपचाप पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। वो राक्षस शहर में पुलिस काफी कुशल थी। 10 मिनट से भी कम समय में सायरन बजाती हुई कई पुलिस गाड़ियां नदी तट पर पहुंच गईं। कार के दरवाजे खुल गए और लगभग 1 दर्जन अधिकारी बाहर निकल आए और तुरंत व्यवस्थित तरीके से घटनास्थल की घेराबंदी शुरू कर दी। सफेद कोट और मास्क में 2 फोरेंसिक विशेषज्ञ भी थे, जो सीधे लाश के पास गए और सबूत सुरक्षित करने के लिए तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। मुख्य पुलिस अधिकारी सफेद शर्ट पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वो सबसे पहले चेन शान्हे के पास आए, सलाम किया और फिर कहा, एल्डर चेन, आप भी यहाँ हैं। चेन शान्हे कई वर्षों तक रक्षासा शहर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारे दान कार्य किए थे और इस प्रकार बाई फैंग ने भी उन्हें पहचान लिया था। चेन शान्हे ने अपने सामने खड़े आदमी का आकार देखा और एक पल सोचने के बाद कहा, ओह बाई फैंग, मैं तुम्हें याद करता हूँ, राक्षसा शहर के 2019 के शीर्ष 10 उत्कृष्ट आपराधिक पुलिस अधिकारी। पहले महत्वपूर्ण मामले, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। शिव की खोज उस युवक ने की थी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। चेन शान्हे ने जिस दिशा में इशारा किया, बाई फैंग की भौहें अनजाने में सिकुड़ गई। ऐसा नहीं था कि उसने लिन मो को पहचाना, बल्कि यह कि उसने जो जैकेट पहनी हुई थी वह बहुत परिचित लग रही थी। उसके पास ऐसा ही एक था। एक पुलिस अधिकारी का अंतर्ज्ञान बहुत तेज होता है, लेकिन कपड़ों का मिलान एक सामान्य घटना है।
बाई फैंग ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और लिन मो के पास जाकर पूछा, क्या आप वही हैं जिसने शव पाया? लिन मो ने ऊपर देखा और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसे लगा कि उसके सामने सफेद वर्दी वाला व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से परिचित लग रहा था, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। इस पर ध्यान से सोचने के बाद अचानक उसे यह बात सूझी। ये सही है, उसने आधे दिन पहले झांग गुइलिन के घर पर उसकी तस्वीर देखी थी। क्या उसे नमस्ते कहना चाहिए? लिन मो ने इस पर विचार किया और निर्णय लिया कि यह बेहतर नहीं होगा। स्थिति काफी जटिल थी और अधिकारी को यह बताना कि वह अपनी मां को आधे दिन पहले घर ले गया था, केवल अनावश्यक परेशानी को आमंत्रित करेगा। उस विचार के साथ लिन मो ने कहा, ये सही है अधिकारी, एक ही वह था जिसने इसे पाया था। मैं यहाँ बस कुछ मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और मैंने कभी मछली पकड़ने की उम्मीद नहीं की थी। शरीर। बाई फैंग ने सिर हिलाया और अपने बगल में एक महिला अधिकारी की ओर मुड़कर निर्देश दिया, कृपया इस सज्जन को बयान के लिए स्टेशन पर वापस ले जाएं। उसके बगल वाली महिला अधिकारी ने लिन मो की ओर देखा और पूछा, मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? बस मुझे लिन मो बुलाओ। लिन मो पहले कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए थे और उन्हें नहीं पता था कि बयान देने में कितना समय लगेगा। उन्होंने अस्थायी रूप से पूछा, क्या कोई पूछ सकता है कि एक बयान देने में कितने घंटे लगेंगे? मेरा बच्चा अभी भी प्राथमिक विद्यालय में है और 6:30 बजे बाहर निकलता है। यदि मैं उसे लेने नहीं आ सकता तो मुझे मेरी पत्नी को बताना होगा। जब तक आप अपना बयान देना समाप्त नहीं कर लेते, तब तक आप किसी से संपर्क नहीं कर सकते। पुलिसकर्मी ने विनम्रतापूर्वक उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, फिर कहा, लेकिन बयान देना जल्दी होगा। इससे आपको अपने बच्चे को लेने में देरी नहीं होगी। लिन मो ने शायद ही कभी पुलिस के साथ बातचीत की और यह नहीं पता था कि पुलिसकर्मी सही था या नहीं, लेकिन चूंकि उसने ऐसा कहा था, इसलिए उसके पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी पहली मछली पकड़ने की यात्रा पर एक शव को पकड़ने से उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। उपरोक्त रिकॉर्ड सामग्री मैंने सार्वजनिक नोटरी की रीडिंग को विस्तार से पढ़ा है या ध्यान से सुना है। रिकॉर्ड की सभी सामग्री मेरे मौखिक बयान से उत्पन्न हुई है और सटीक और सही है। मैं किसी भी झूठ के लिए सभी कानूनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। साथ ही मैंने नोटरी द्वारा अधिसूचित जानकारी को पूरी तरह से समझ लिया है और स्पष्ट है। हस्ताक्षरकर्ता लिन मो। चूंकि यह मौत से जुड़ा एक बड़ा मामला था, इसलिए दस्तावेजीकरण बेहद विस्तृत था। जब लिन मो ने उपरोक्त सामग्री को कॉपी किया और पुलिस स्टेशन छोड़ा, तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। शव मिले करीब 1.5 घंटा बीत चुका था। सौभाग्य से दुर्भाग्यशाली लोगों के बीच जब लिन मो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो उसका सामना उन अधिकारियों से हुआ जो जांच करने के लिए घटनास्थल पर जा रहे थे। उन्होंने उसे लिफ्ट दी, जिससे उसकी कैब किराए में लगभग 200 युआन की बचत हुई। पुलिस की गाड़ी के अंदर माहौल कुछ दमनकारी था और कोई भी बातचीत करने के मूड में नहीं था। लिन मो ने खिड़की से बाहर चमकती सड़कों को देखा। जिस शरीर की छवि उसने अभी देखी थी वह अभी भी उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। करीब आधे घंटे बाद पुलिस की गाड़ी मिंगयुआन झील पर रुकी। जैसे ही लिन मो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि झील के किनारे को पहले ही पुलिस टेप से घेर लिया गया था। हालांकि वहां अभी भी दर्शक मौजूद थे, लेकिन मछली पकड़ने वाले शायद ही कोई लोग बचे थे। चेन शान्हे भी चले गए थे। हालांकि खुफिया तंत्र ने संकेत दिया था कि वह शाम 4 बजे तक मछली पकड़ेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से ये तय नहीं था। लिन मो की मछली पकड़ने की इच्छा खत्म हो गई थी और अपना सामान पैक करने के बाद वह मिंगयुआन झील से दूर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हो गए। जब वह अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बिना किसी उद्देश्य के सड़कों पर घूम रहा था, लिन मो ने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं पर विचार किया। हालांकि आज एक अप्रत्याशित घटना घटी थी, फिर भी उसने वह सब कुछ लगभग पूरा कर लिया था जो करना आवश्यक था। झांग गुइलिन से मिलना, सौदेबाजी में प्राचीन वस्तुएं छीनना, चेन शान्हे से संपर्क करना। भले ही उन्होंने 200,000 युआन का लाभ मार्जिन नहीं कमाया, लेकिन मन की शांति और एक उदार लाल लिफाफे ने निश्चित रूप से इसे इसके लायक बना दिया। मेरी बेटी के स्कूल छूटने में अभी भी 2 या 3 घंटे बाकी है। इस बीच मैं पैसे कमाने के कुछ अवसरों की तलाश करूंगा। मैं पिछले काफी समय से अपनी पत्नी के साथ एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के बारे में बात कर रहा था और स्पष्ट विचार न होना कोई अच्छी बात नहीं है। इस विचार के साथ लिन मो ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल के निकटतम वाणिज्यिक जिले में पार्क किया और पैदल ही सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। सड़क पर सबसे आम दुकानें सुविधा स्टोर थी। हालांकि इस तरह के व्यवसाय के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है और इसे बराबर होने में लंबा समय लगता है, फिर भी यह स्थिर था। जब तक स्थान बहुत खराब न हो तब तक आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता। मुझे जो करने की जरूरत है वह इंटेलिजेंस सिस्टम के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, एक ऐसा व्यवसाय जो मुझे लाभदायक जानकारी तक पहुंच प्रदान कर सकता है। एक सुविधा स्टोर निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। ग्राहक वर्ग बहुत विविध है और जानकारी भी बहुत विविध है, जिससे भविष्य के विकास को लाभ नहीं होगा। जैसे ही वह चला, लिन मो एक सुंदर ढंग से सजाए गए कार्यालय भवन के सामने रुक गए। वो 2 कदम पीछे चला गया, अपना सिर ऊपर की ओर झुकाया और इमारत पर लगे चिन्ह की जांच की, जिस पर व्यापक सुलेख में लिखा था, शिनशेन राक्षस सिटी वित्तीय निवेश कंपनी लिमिटेड। दैनिक गुप्तचर तंत्र को जागृत करना।
अध्याय 49 लॉटरी की दुकान खोलना बुरा नहीं लगता। अनुवादक 54,96,339 आय। वित्त, निवेश, प्रतिभूतियां, स्टॉक। हालांकि ये उद्योग भाग्य पर भरोसा करते हैं, वे निश्चित रूप से ताकत पर भी भरोसा करते हैं। मेरे जैसे इंटेलिजेंस सिस्टम वाले किसी व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल शीर्ष पायदान के क्षेत्र है। अन्य लोग अनुभव के आधार पर निवेश करते हैं, लेकिन मैं परिणामों को पहले से जान सकता हूँ। कौन सी कंपनियां जीवित रहेंगी, किन उद्योगों में भविष्य की संभावनाएं होंगी। आपको बहुत अधिक बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता नहीं है, बस कभी कभार अपना पैसा सही दांव पर लगाने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि आपको फिर कभी पैसे के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी बुद्धिमत्ता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जब चाहे प्राप्त कर सके। विचार सेक्सी था, लेकिन वास्तविकता बोनी थी। लिन मो ने अपनी सारी बचत का हिसाब लगाया और यहाँ तक कि अपने माता पिता के 400,000 के साथ भी ये 2 मिलियन के लिए पर्याप्त नहीं था। वित्त और निवेश को भूल जाए, भले ही उसने सब कुछ शेयरों और प्रतिभूतियों में फेंक दिया हो। रक्षासा सिटी में वह अभी भी एक छोटा फ्राई होगा, उस तरह का जो केवल ब्रोकरेज फर्म की लॉबी में ठंडे बेंच पर बैठ सकता है। और निवेश की तो बात ही क्या, उस थोड़े से पैसे का निवेश कौन करेगा, जब तक कि उसके पास कोई विशेष बुद्धि न हो। अन्यथा सिर के बल गोता लगाने से भी उसका अंत उस ठंडी बेंच पर बैठ जाता। कोई जल्दी नहीं, मेरा मूलधन अभी भी थोड़ा कम है और मैं वित्तीय क्षेत्र के बारे में पर्याप्त नहीं जानता। मैं इसे धीमी गति से ले सकता हूं और फिर धीरे धीरे इसमें गहराई से उतर सकता हूं। निस्संदेह ये देखने के लिए प्रतिदिन आना कि क्या मैं उपयोगी जानकारी एकत्र कर सकता हूं, अभी भी एक विकल्प है। क्या कोई उद्योग है जहां आप थोड़े से पैसे से निवेश कर सकते हैं? अधिमानतः कम अंतर्निहित जोखिम वाला व्यक्ति, इसलिए पत्नी को समझाना आसान होगा। अन्यथा वो निश्चित रूप से सोचेगी कि मैं फिर से मोहित हो गया हूँ, जो एक जोड़े के रूप में हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। अब जब मेरे पास सिस्टम है तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मैं अपने परिवार को संकट में डालता हूँ तो ये लाभ के बजाय हानि होगी। एक कुली के रूप में लिन मो का उच्च वर्गीय समाज से संपर्क वास्तव में बहुत सीमित था। इसके लिए उनकी एकमात्र खिड़की लघु वीडियो थी। बहुत सोचने के बाद उनका विचार अधिकांश लोगों से बहुत अलग नहीं था। उसके पास मौजूद सारी जानकारी के बावजूद एकमात्र चीज जो कम जोखिम और उच्च रिटर्न की शर्तों को पूरा करती दिख रही थी, वह अभी भी लॉटरी की दुकान थी, जिसका उसने शुरुआत में सामना किया था। लॉटरी की दुकान में निवेश करने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है और यह मेरे लिए उपलब्ध सबसे परिचित व्यवसाय प्रकार भी है। भले ही आपको हर दिन प्रथम पुरस्कार स्तर की बुद्धिमत्ता न मिले, लेकिन कभी कभार 1 या 2 फुटबॉल दांव जीतना ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि परिवार बिना किसी चिंता के अच्छी तरह से रह सके। हर दिन लॉटरी की दुकान पर घूमना अवास्तविक है। हम लॉटरी की दुकान खोलना ये काफी उपयुक्त लगता है। ये तय करने के बाद कि आगे किस तरह की दुकान खोलनी है, लिन मो का मूड धीरे धीरे बेहतर हो गया। उसे बैठने के लिए जगह मिल गई और वह अपनी बेटी के स्कूल से निकलने का इंतजार करते हुए अपने फोन पर लॉटरी की दुकान खोलने की प्रक्रिया देखने लगा। शाम 6:20 बजे लिन मो फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल में जल्दी पहुंचे। वहां कई माता पिता अपने बच्चों को ले जा रहे थे और क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा था, उनमें से लगभग सभी कार से आए थे, जिसके कारण सड़क पूरी तरह से जाम हो गई थी। 2 यातायात पुलिसकर्मी, जिन्हें इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सड़क के किनारे खड़े होकर भीड़भाड़ वाले यातायात को निर्देशित कर रहे थे। लिन मो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठा अभी भी लॉटरी की दुकान खोलने की प्रक्रिया देख रहा था। उन्होंने लॉटरी की दुकान चलाने के कई नुकसानों के बारे में भी पढ़ा, जैसे कि आप एक ही समय में कल्याण और खेल लॉटरी नहीं कर सकते हैं और सामान्य लॉटरी स्टेशन भी सॉकर गेम पर सट्टेबाजी की पेशकश नहीं करते हैं जब तक कि उनकी बिक्री अनुमति को अनलॉक करने के लिए एक निश्चित कोटा तक नहीं पहुंच जाती। यहाँ तक कि सर्वव्यापी स्क्रैच कार्ड भी एक विषय है, क्योंकि केवल बेहतर बिक्री मात्रा वाली दुकानें ही अधिक आवंटन प्राप्त कर सकती हैं। जहाँ तक मुनाफे की बात है, लॉटरी की दुकान का कुल मुनाफा औसत है। संख्यात्मक लॉटरी पर 8%, स्क्रैच ऑफ लॉटरी पर 8.5% और खेल लॉटरी पर 7% कमीशन मिलता है। यानी प्रत्येक युआन की लॉटरी टिकट बेचने पर लाभ 8 युआन होगा। 8.5 युआन या 7 युआन। हालांकि लिन मो के लिए इनमें से कोई भी समस्या नहीं थी। उसका लॉटरी टिकट बेचकर पैसा कमाने का कभी इरादा नहीं था। सिस्टम से खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे बस लॉटरी की दुकान की आवश्यकता थी। इस समय हालांकि बच्चों ने अभी तक स्कूल खत्म नहीं किया था, शिक्षकों ने इमारत से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल ने कारों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी नहीं। इसलिए सभी शिक्षक काम पर पैदल चले और स्कूल के सामने पार्किंग स्थल से गाड़ी चलाई। कई अभिभावकों ने शिक्षकों को देखकर उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया, विशेषकर अपने बच्चों की कक्षाओं के शिक्षकों का। हर कोई शिक्षा को महत्व देता था और उनके लिए शिक्षक और होमरूम शिक्षक परोपकारी के समान प्रिय थे। विशेष रूप से जब लियू मेहो प्रकट हुई तो उससे कुछ संबंध रखने वाले कई माता पिता उसके आसपास एकत्र हो गए। प्रिंसिपल लियू, आपने कड़ी मेहनत की है। हेलो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लियू, मेरा बच्चा अक्सर आपका उल्लेख करते हुए कहता है कि आप अब तक देखे गए सबसे सुंदर शिक्षक हैं। प्रिंसिपल, आज आपने जो पोशाक पहनी है वह बहुत सुंदर है।
लियू मेहोंग ने माता पिता से घिरे रहने का आनंद लिया। जब वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रही थी तो मुस्कुरा रही थी और इत्मीनान से उनका अभिवादन कर रही थी। जैसे ही वह भीड़ से गुजरी और इलेक्ट्रिक स्कूटरों की एक पंक्ति से चली, लियू मेहोंग की नजर लिन मो पर पड़ी, जो अपने फोन में तल्लीन था। यदि ऐसा पहले होता तो लियू मेहोंग निश्चित रूप से लिन मो से बचते और उनके साथ बहुत अधिक संपर्क न रखने की कोशिश करते। लिन मो को एक दिन भारी मांग करने और अपने रहस्य का उपयोग करके उसे ब्लैकमेल करने से रोकने के लिए। हालांकि उस सुबह से लियू मेहोंग को लिन मो के बारे में कुछ खास महसूस हुआ था और उसने अपना मन बना लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन मो में वास्तव में कोई विशेष योग्यता थी या नहीं, उसे लगा कि उसके साथ अच्छे संबंध बनाना जरूरी है। इस विचार को मन में रखते हुए लियू मेहोंग लिन मो के पास चली गई और जब वह करीब पहुंची तो वह रुक गई, मुस्कुराई और बोली, मिस्टर लिन, क्या आप जियाओ क्सियाओ को स्कूल से लेने के लिए यहाँ हैं? प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वाले माता पिता के साथ मंदारिन में बातचीत शुरू कर रहे हैं। इससे अपने बच्चों को लेने के लिए इंतजार कर रहे कई माता पिता आश्चर्यचकित भाव दिखाने लगे। लिन मो होश में वापस आए और देखा कि यह लियू मेहोंग है। मुस्कुराए, अपना फोन रख दिया, स्कूटर से उतर गए और उनका अभिवादन किया। एयर प्रिंसिपल लियू, मुझे क्षमा करें, मैं कुछ संदेश देख रहा था और आपको नोटिस नहीं किया। ये ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लियू मेहोंग ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ लहराते हुए बहुत विनम्रता से कहा और जारी रखा, मिस्टर लिन, क्या आपके पास कुछ समय है? मैं आपको रात्रिभोज पर आमंत्रित करना चाहता हूं और भाषण प्रतियोगिता में जियाओ क्सियाओ की भागीदारी के बारे में बात करना चाहता हूं। रक्षासा सिटी के पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा सार्वजनिक रूप से रात्रि भोज पर आमंत्रित किया जाना कुछ ऐसा था जो लिन मो के दिमाग में कभी सपने में भी नहीं आया था। लेकिन वह हाल ही में बहुत कुछ झेल चुका था और अधिक शांत हो गया था। सब ये वास्तव में आपकी दयालुता है, लेकिन मैं हाल ही में काफी व्यस्त हूँ और मैं वास्तव में आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। लिन मो ने माफी मांगते हुए कहा, इस व्यस्त अवधि के समाप्त होने के बाद हम भोजन की योजना कैसे बनाएंगे? जियाओ क्सियाओ की देखभाल के लिए हमें वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि उसे अस्वीकार कर दिया गया था, लियू मेहोंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने बस सिर हिलाया और थोड़ा झुकने और जाने के लिए मुड़ने से पहले कुछ और खुशियों का आदान प्रदान किया। लियू मेहोंग के जाने के बाद एक महिला अभिभावक, जिसका बच्चा लिन जियाओ क्सियाओ की कक्षा में था, झुकी और धीमी आवाज में पूछा, भाई, प्रिंसिपल लियू के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या आप उसे हमारे बच्चे की भी देखभाल करने के लिए कह सकते हैं? निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से आपकी दयालुता नहीं भूलूंगा। लिन मो ने विनम्रता से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नंदन के माता पिता, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं वास्तव में प्रिंसिपल लियू से परिचित नहीं हूँ। यह शायद केवल इसलिए है क्योंकि मेरे बच्चे का उसके साथ अच्छा रिश्ता है कि वह मेरे प्रति इतनी विनम्र है। ओह, मैं देख रहा हूँ। माता पिता को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चूंकि लिन मो ने इसे इस तरह से कहा था, वह केवल सिर हिला सकती थी और चुपचाप एक तरफ जाकर अपने बच्चे का स्कूल खत्म होने का इंतजार कर सकती थी। कुछ देर इंतजार के बाद एक एक कर बच्चे स्कूल से बाहर आने लगे। लिन जियाओ क्सियाओ अभी स्कूल के गेट से बाहर आई ही थी कि उसने पहले ही लिन मो को कुछ ही दूरी पर देखा और खुशी से उछलते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। पिताजी, अरे धीरे करो, ठोकर मत खाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पापा मुझे सबसे ज्यादा गोद में उठाते हैं। अरे चिकनी चुपड़ी बात करने वाले, क्या यह अच्छा नहीं है जब तुम्हारी माँ तुम्हें उठाती है? ये भी अच्छा है, लेकिन डैडी जितना अच्छा नहीं। साफ हो जाओ, क्या तुम अपनी माँ से भी यही बात नहीं कह रहे हो? तुम छोटे बदमाश हो। हे डैडी, क्या मैं स्टार्च सॉसेज खरीद सकता हूँ? नहीं। पिता और बेटी इलेक्ट्रिक स्कूटर की ओर बढ़ते हुए बातें करते रहे। लिन जियाओ क्सियाओ ने पिछली सीट पर मछली पकड़ने वाले एक बक्से की ओर इशारा किया और पूछा, पिताजी, इस बक्से के अंदर क्या है? अंदर क्या है? अरे, यह मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं फिर कभी मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा। अध्याय 50। दूसरों को मरी हुई मछली की गंध आती है, आपके पति को लाश जैसी गंध आती है। अनुवादक 54,96,339। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी कम थी, इसलिए वे लगभग 1 घंटे तक धीरे धीरे चले, इससे पहले कि पिता और बेटी अपने दरवाजे के सामने खड़े हो जाते। चाबी घुमाकर उन्होंने दरवाजा खोला और खाना पकाने की स्वादिष्ट सुगंध ने उनका स्वागत किया। माँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया। आप केवल खाने के बारे में सोचते हैं, एक पेटू दूसरे का नेतृत्व कर रहा है। ली जिनवेन ने हंसते हुए चिढ़ाया। इसके बाद रसोई से तैयार व्यंजन बाहर लाए और उन्हें खाने की मेज पर रख दिया। 3 व्यंजन और 1 सूप, शानदार और स्वादिष्ट दोनों। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। लिन मो खाने की मेज पर बैठे और तारीफ की, लेकिन किसी तरह अपनी चॉपस्टिक उठाने का साहस नहीं कर सके। इसमें कोई मदद नहीं, दिमाग में लाश हो तो कौन खा सकता है। अपने हाथ धोने के बाद लिन जियाओ क्सियाओ ने ली जिनवेन को लगातार मक्खन लगाते हुए बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। ली जिनवेन ने लिन मो के असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया। पति, क्या हुआ, भूख नहीं लगती? मैं ठीक हूँ। आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप ठीक नहीं लग रहे हैं। वैसे, क्या आपने नहीं कहा था कि आप आज कुछ प्राचीन वस्तुएं खरीदने जा रहे थे? क्या आपने अंततः उन्हें खरीद लिया?
मैंने कोई पैसा काटा हुआ नहीं देखा, बस 1400 का शुल्क लिया गया। यह एक लंबी कहानी है। तो आखिर हुआ क्या? जियाओक्सियाओ खाना खत्म करने के बाद अपने कमरे में जाओ और अपना होमवर्क करो। आप किसके लिए जगह बना रहे हैं? लिन जियाओक्सियाओ ने मुंह बनाया। वह भी कहानी सुनना चाहती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसे वयस्कों के मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। समझ गया। लिन जियाओक्सियाओ के चले जाने के बाद केवल लिनमो और ली जिनवेन ही लिविंग रूम में रह गए। लिनमो ने असहाय होकर आह भरी और कहा, ठीक है, पूछना बंद करो, मैं तुम्हें शुरू से ही पूरी कहानी बताऊंगा। मेरा दिन काफी घटनापूर्ण रहा। ये सब एक बुरी औरत से शुरू होता है जिसे कूड़ेदान ने गिरा दिया था। आज सुबह मेरी मुलाकात एक बुरी औरत से हुई जो गिरी हुई थी, गंदगी में सनी हुई थी और उसका पैर सूजा हुआ था। दयालुता के कारण मैं उसे घर ले आया। ये शर्ट जो मैंने पहनी है वह वही है जो बुढ़िया ने मुझे दी थी। ओह ठीक है, पहले मुझे पानी पीने दो। आप जांचे कि वहाँ कितना पैसा है। झांक गुइलिन को घर वापस ले जाने की अपनी सुबह की तकलीफ को संक्षेप में बताने के बाद लिनमो ने अपने मछली पकड़ने के सामान के डिब्बे से लाल लिफाफा निकाला और ली जिनवेन को सौंप दिया। ली जिनवेन ने लाल लिफाफा खोला जिसमें 100 युआन बिलों के 2 साफ ढेर दिखे और आश्चर्य से कहा, ये 20,000 युआन उस बुरी औरत ने तुम्हें ये दिया था। ये कैसे हो सकता है? भले ही उसने ऐसा किया हो, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लिनमो ने अपना गिलास नीचे रखा और अपना सिर हिलाते हुए बताया, ये पैसा मेरी मदद के लिए धन्यवाद के रूप में प्राचीन वस्तुओं के विक्रेता का है। प्राचीन वस्तुएं बेच रहे हैं। ली जिनवेन कुछ भ्रमित थे। जल्दी मत करो, विवरण इस प्रकार है। इसके बाद लिनमो ने ली जिनवेन को वांग एर्बो के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया, खुफिया प्रणाली का कोई भी उल्लेख न करते हुए कहा कि यह सिर्फ पास के एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह थी जिसने उन्हें अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वांग एर्बो बचाने के लिए पैसे जुटा रहे थे तो वह अपना दिल कठोर नहीं कर सके उसकी बेटी। ये सुनकर कि उसका पति लगभग 2 लाख युआन चूक गया, ली जिनवेन ने अफसोस से भरा चेहरा दिखाया, लेकिन फिर भी अंगूठा ऊपर किया और कहा, पति आपने सही काम किया। वह जीवन रक्षक धन था, इससे पैसा कमाना सचमुच थोड़ा स्मृतिहीन होगा। वैसे आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति का जिक्र करते रहते हैं, वह कौन है? पुरुष या महिला? उन्होंने कई बार हमारी मदद की है, क्या हमें अपना आभार व्यक्त करने के लिए उन्हें भोजन पर आमंत्रित नहीं करना चाहिए? ये बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? खुफिया तंत्र। बेशक लिनमो का अपनी पत्नी को सिस्टम के बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था। वह बुद्धिमान व्यक्ति एक ग्राहक है जिसे मैंने पहले स्थानांतरित करने में मदद की थी। मैं हाल ही में उनसे मिला था और हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे प्राचीन वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया। बुरे सज्जन काफी बुरे हैं और भोजन के लिए बाहर जाना पसंद नहीं करते। प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी दिन मौका मिलने पर हम उनसे मिलने जाएंगे। मैं आपको और जियाओक्सियाओ को भी साथ लाऊंगा। अपनी पत्नी के आगे के सवालों से बचने के लिए लिनमो ने विषय बदल दिया और जारी रखा, ठीक है, वे 2 छोटी मोटी बातें सामने नहीं आई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने एक शव को नदी से कैसे निकाला। नदी से निकाली गई लाश। जब विषय उठाया गया तो ली जिनवेन की अभिव्यक्ति बेहद बदल गई। आश्चर्यचकित, ये सब क्या है? हाँ, एक लाश, आपने सही सुना। जबकि अन्य लोग मरी हुई मछलियाँ पकड़ते हैं, आपके पति को लाशें पकड़ने की आदत है। आपका क्या मतलब है? तुम मछली पकड़ने गए थे। मैं तुम्हें कहानी विस्तार से बताता हूँ। लिनमो ने पानी का एक घूंट लिया और बिना किसी जल्दबाजी के घटना के बारे में बताया। उन्होंने खुफिया प्रणाली के बारे में भाग को छोड़ दिया, केवल ये कहकर कि विशेषज्ञ मिंगयुआन झील से मछली खाना चाहते थे। उन्होंने शुरू में विशेषज्ञ के लिए मछली खरीदने की योजना बनाई, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि इसे स्वयं पकड़ना अधिक सार्थक होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक शव को बाहर निकालेगा। लाश के बारे में लिनमो का वर्णन बहुत सजीव था। ऐसा नहीं है कि वह कहानी कहने में विशेष रूप से अच्छा था, बल्कि इसलिए कि उसकी यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, फूले हुए पानी से भरे शरीर की छवि उसके सामने घूम जाती। बाएं घूमना, फिर दाएं घूमना, यह अविश्वसनीय रूप से डरावना था। न केवल लिनमो को इसके बारे में बोलने से लगभग उबकाई आ रही थी, बल्कि सुनने से ली जिनवेन का रंग हल्का हरा हो गया था। बस बहुत हो गया, ये बहुत डरावना है, मैं अब और नहीं सुनना चाहता। ली जिनवेन ने अपना सिर हिलाया। अपने पति द्वारा शरीर के बारे में दिए गए विस्तृत विवरण को भूलने की बहुत कोशिश की, विशेष रूप से सड़ती हुई त्वचा से रेंगने वाले अज्ञात छोटे कीड़ों के बारे में। इससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। आप जानते हैं, जल्दी नहा लो, नहा लो। ऐसा कैसे हो सकता है? ली जिनवेन जल्दी से खड़े हुए और बाथरूम के दरवाजे तक चले गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किए बिना काफी देर तक झिझके। उसने अपना सिर वापस लिनमो की ओर घुमाया और कहा, पति, 1 सेकंड के लिए यहाँ आओ। लिनमो बर्तन साफ कर रही थी और उसने हैरान होकर पूछा, क्या गड़बड़ है? बस यहाँ आओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। लिनमो ने अपने हाथ सुखाए और आगे बढ़े, फिर भी हैरान थे और पूछा, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। ली जिनवेन ने लाल चेहरे और धीमी आवाज में कहा, मैं कल बर्तन धोऊंगा, मेरे साथ धो। जरूर, कोई समस्या नहीं, लिनमो ने हंसते हुए कहा।
हम पति पत्नी हैं, ये सिर्फ स्नान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या आपको वास्तव में इस पर शर्माने की जरूरत है? स्मैक। लिन मो को अपने ऊपर एक पैर फिसलता हुआ महसूस हुआ, जिससे तेज दर्द हुआ। ली जिनवेन ने गुस्से से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं शर्म के कारण शर्मा रहा हूँ? मैं आपकी कहानी के कारण भयभीत हूँ। मुझे तुमसे नफरत है। अगर तुम इसे बताने जा रहे हो तो बताओ, लेकिन इतने भयानक विवरण में क्यों जाओ? दर्द सहते हुए लिन मो ने अपने हाथ एक साथ रखे और माफी मांगते हुए फुसफुसाए, क्षमा करें, इसे नीचे रखो, जियाक्सिया अपना होमवर्क कर रही है। चलो नहाएं, मैं तुम्हारी पीठ साफ कर दूंगा। स्नान के बाद उन्होंने लिविंग रूम को साफ सुथरा किया और फिर शयन कक्ष में लौट आए और बिस्तर पर लेट गए। ली जिनवेन बेचैनी से पलटे और लिन मो को मुक्का मारते हुए शिकायत की, मुझे इससे नफरत है। अब जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही लाश दिखती है जिसका आपने वर्णन किया है। लिन मो ने असहाय महसूस करते हुए आह भरी, क्या यह मेरे लिए भी वैसा ही नहीं है? मुझे लगता है कि मैं आज रात अनिद्रा से पीड़ित होने जा रहा हूँ। पति, जल्दी से एक विषय पर सोचो। बातचीत करते करते हमें नींद आ जाएगी, इससे हमारा ध्यान भटक जाएगा। एव, हमें किस बारे में बात करनी चाहिए? क्या आप चीनी स्टूडियो की अजीब कहानियां सुनना पसंद करते हैं? लिन मो, अगर तुमने मुझे फिर से डराया तो मैं कसम खाता हूँ कि इसका अंत तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, नाराज मत होइए, मैंने मजाक किया था। मेरे पास चर्चा करने के लिए एक गंभीर विषय है और यह हमारे भविष्य के बारे में है। क्या? मुझे बताओ। ली जिनवेन तुरंत उठ बैठी, उसकी ऊर्जा नवीनीकृत हो गई। मैं आपके साथ लॉटरी की दुकान खोलने के विचार पर चर्चा करने की सोच रहा था। लिन मो ने आशा भरी अभिव्यक्ति के साथ ली जिनवेन की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, लॉटरी की दुकानें अच्छी हैं। उन्हें कम निवेश की आवश्यकता होती है, बड़े स्टोरफ्रंट की आवश्यकता नहीं होती है और कोई बड़ा प्रदर्शन दबाव नहीं होता है। चूंकि आपने पिछली बार नौकरी छोड़ दी थी और हाल ही में नौकरी खोजने के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार लॉटरी की दुकान खुलने के बाद आप महिला बॉस होंगी। अपना खुद का बॉस होने से आप जियाओक्सियाओ का भी ख्याल रख सकते हैं। तो लेडी बॉस, आप मेरे विचार के बारे में क्या सोचती हैं?